वो टेंडेंसी है जिस तरह से हम टैबू लगाते हैं। दो आई डोंट हाँ, बिलीव जबकि इन दिस टैबू, बट मेरा फंडामेंटल सा थॉट है कि मैंने अगर किसी को भी लॉस मेकिंग देखा तो मैंने हम्म, उससे सिर्फ ये पूछा कि आप तीन चीजों का जवाब दो। मैं एक सेकंड लिख कर बताता हूँ ताकि ये चीज ध्यान रहे आप सबको भी। What is Dashansh, sir? मैंने 10%. Of your income. Okay. Yeah. तो मैंने I think उसमें only बोला, Hindus don't do it, 1/10 of the income. हाँ सिर्फ हिंदुओं में नहीं होता, मतलब हिंदुओं में कंपलसरी नहीं होता है ऐसे कह सकते हैं। हाँ, बाकी तो सब में सिखिज्म में है, कंपलसरी भी होता है। मुस्लिम्स में है। सरदार Muslims में सरदार जैन मुसलमान ईसाई सब में है। हिंदुओं में चर्च भी में होता तो ही है, एंड ऑफ द डे रिचुअल तो हिंदुओं से ही इनिशिएट हुआ। तो मैंने जब मेरे पास एक वो आया कि साहब हमारा तो जो है इतना पैसा तो रियल एस्टेट में फंस गया, मैंने कहा मैडम आप एक काम करो, लिस्ट बनाओ आज तक सिंस द डेट यू स्टार्टेड अर्निंग, उस अर्निंग का टोटल कितना वैल्यू है वो लिख लीजिए। अब उसके बाद उस टोटल वैल्यू का जो भी पैसा आपने आज तक कमाया आफ्टर डिडक्शन ऑफ टैक्स वगैरह जो भी बेसिक्स है उसके तौर पे, उसका 10% वैल्यू कितना है उसको देख लीजिए। अब जो आपका आज तक टोटल पैसा लॉस में या बैड डेट्स में गया उसको वैल्यू को देख लीजिए। ये जो वैल्यू है और ये जो वैल्यू है ये ऑलमोस्ट सिमिलर। सिमिलर कह सकते हैं, या ये वाला ज्यादा होगा ये कम होगा। जो लोग दशांश नहीं कर रहे, जैसे दिल्ली में हजारों लोगों के पैसे जो है इसने जो रियल एस्टेट है उसमें डूब गए। हम्म, नोएडा में किसी के डूब गए, दिल्ली में किसी में डूब गए, मतलब कोई भी तरीके से हो गए। तो हम्म, वो मैंने उस दिन बोला था ना, लक्ष्मी के सुत पांच। हम्म, मैंने एक दिन पीपीटी में बोला था ना ये वाला पॉइंट, लक्ष्मी के सुत पांच, धर्म, राजा, बनिया, चोर और अग्नि। तो अगर पहले का अनादर होता है तो बाकी चार उसको मार देते हैं। अब ये चार कौन कौन से हैं? राजा मतलब एडमिनिस्ट्रेशन, बनिया मतलब ब्याज बट्टा, जैसे बैंक के इंटरेस्ट हो गए या आपने क्रेडिट कार्ड पे चीजें खरीद ली उसके इंटरेस्ट आने शुरू हुए, तो ऑल थिंग पर्टेनिंग टू इंटरेस्ट एंड ऑल फाइनेंशियल इश्यूज के तौर पे। चोर मतलब चोरी हो गई, मतलब ये दोनों नहीं हुए तो भी चोरी ही हो गई। एंड लास्ट इज आग ही लग गई कहीं पर भी, वो घर में एकदम से जो है वो अग्नि के तौर पर हो गया। धर्म का मतलब क्या हो गया यहाँ पे? दशांश। तो जो आप वैल्यू अर्न करते हैं आफ्टर डिडक्शन ऑफ ऑल योर टैक्सेस, उसका दशांश जो है वो आपको खाने पिलाने पे देना होता है। अब सिखिज्म और इसमें भी जो है जो फर्क है वो क्या है, वहां पर इंस्टीट्यूशन को नहीं दिया जाता। मतलब यहां पर जो नियम है जो हिंदू धर्म के अंदर के तौर पे जैसे हम बोल रहे हैं वो है 10% आपको खाना खिलाना है। किसको? चिड़ियाओं को, गाय, कुत्ता, मनुष्य, मछली, चींटियां, इन सबको डिपेंडिंग अपॉन आपका 10% वैल्यू कितना है उसको 40 से या 50 से डिवाइड कर लीजिए। मान लीजिए आपका 10% बैठता है 20 लाख रुपए, तो आप 20 लाख रुपए को जो है वो डिवाइड कर लीजिए 50 से। तो 40,000 रुपीज आपका पर वीक का डोनेशन हो गया। ये मतलब मैं रूपी वैल्यू के तौर पे बोल रहा हूँ कि मतलब आप जब भी कैलकुलेट करें, जितने भी लोगों को लॉस होते हैं, आप कोई भी व्यक्ति हो इट डजेंट मैटर। मैं तो फोर्ब्स की बिलियनियर की लिस्ट निकाली और कोविड के टाइम पे किसको कितना लॉस हुआ था वो सारा डिटेल शेयर करा था। मैं तो उसके बाद में बोल रहा हूँ। एंड मतलब आई ट्राई टू ऑलवेज मेक अ प्रैक्टिस कि
जब भी मैं किसी की जन्म पत्री वगैरह देखूं तो उनको वो रेमेडीज सजेस्ट करूं जिसमें कि चिड़ियों को वो डालें आटे के लड्डू, या खाने के लिए नमकीन, या फिर चींटियों को आटे के लड्डू डालें, मतलब किसी भी तरह से वो, क्योंकि मेरे गुरुजी कहते थे कि जब आप किसी को एक रोटी खिलाते हो तो 40 दिन बाद आपके अकाउंट में 40 रोटी आ जाती हैं। तो लेट सपोज अगर आपने जो है एक रोटी भी रोज खिलाने का नियम लिया पूरे साल भर तक, तो अगले पूरे साल आपके अकाउंट में 40 रोटी रहेंगी। आप अपने लिए दिन भर के लिए 10 रोटी निकाल लो, क्या भाई आपको जो है मैक्सिमम 10 रोटी चाहिए एक दिन में 30 खाने के पे लिए, दो डाल दे। नाश्ते में, दो नाश्ते में और दो उसके हिसाब से, तो भी आपके पास 30 सरप्लस रहेंगी थ्रू आउट द ईयर। आप 30 डालना शुरू करोगे तो वो जो है उसी तरह से उसी प्रोरेटा में बढ़ता जाएगा। नो नो उन्होंने कहा वंडर। कि गरीब आदमी जो है वो ये करता है, इसलिए गरीब एकदम से रिच होता है। मिडिल क्लास नेवर ग्रोज टू रिच। गरीब आदमी एकदम से रिच हो जाएगा। इसलिए आप देखिए दिल्ली में या कहीं भी छोटे से छोटा व्यक्ति जो साइकिल पे कुलचा वगैरह बेच रहा है, सडनली उसकी जो इनकम है बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि जब वो रोज के एक एक कुलचे दो कुलचे बेच रहा है, तो जब कोई कुत्ता वगैरह आ जाता है तो वो दे कुलचा देता है। वगैरह उसको डाल देता है, वो उसका नियम बन जाता है। नियम होते ही धीरे धीरे उसके एक्सपेंसेस तो होते नहीं है, तो धीरे धीरे उसकी इनकम बढ़ती चली जाती है। एज अ रिजल्ट आपकी इन एक्सपेंसेस मिनिमम हो और जो आपका आउटपुट है वो एकदम से बढ़ जाए। भाई यही तो एक रिच के लिए चाहिए होता है। बट जो मिडिल क्लास टाइप के जो लोग होते हैं वो लोग इस तरह की किसी चीज में विश्वास नहीं रखते। सो एज अ रिजल्ट उनके पास में कभी ये चीज होती ही नहीं। वो स्ट्रगल बनी रहती है। स्ट्रगल बनी रहती है। नो वंडर कि सिख कम्युनिटी बहुत प्रॉस्पर करती है क्विकली। मैम देखिए ऐसा क्योंकि है, वो तो सिख उनका तो कम्युनिटी पांच का, परसेंट तो नहीं नहीं, मैं गुरुद्वारे जाता ही देखिए है। देखिए वो, मैं गुरुद्वारे और उसकी तो बात ही नहीं कर रहा हूँ, मैं एक बड़ी सिंपल सी बात कर रहा हूँ। सिख कम्युनिटी जो थी वो वॉरियर कम्युनिटी थी। आज वॉरियर खत्म हो गए। हम्म। सरदार से बड़ा बनिया कौन है? सारे हम्म। दुकानदार हैं लाइन से। कोई नहीं है जो जो वॉरियर कम्युनिटी के तौर पर हो। सो जब एक नहीं पूरी कम्युनिटी का ट्रांसफॉर्मेशन होता है तो वो अपने कोई ना कोई एस्पेक्ट को तो रिचुअली वो जीवित रखेंगे ही रखेंगे ना। मेरे को तो कोई सिख नहीं दिखा आज तक ऐसा जिसके, और मैं तो कितना सुना था कि आप जो है वहां पर जाइए, क्या कहते हैं, अमृतसर में जाइए। एक दफे हम स्पेशली गए वहां हम्म। पे गोल्डन टेम्पल के तौर पे। मैं नहीं समझता जितनी मैंने खाने की हाइप सुनी थी उसकी 5% भी था वहां पे खाने में क्वालिटी। हम दो अच्छा। दिन रहे थे। एक दिन तो बहुत ही बेकार था, दूसरे दिन तो मैंने पूछा कि मैंने कहा क्या रीजन है यहाँ पे। बोले एक्चुअली पहले तो यहाँ पर जो है वो लंगर और उसके हिसाब से वो बनती थी चीजें। अब तो ये आसपास अमृतसर के जितने गांव हैं जो प्योर हम्म। सिखों के हिसाब से जो गांव हैं, एक एक गांव की रोज की ड्यूटी लगती है। तो अब जैसे 300 गांव आइडेंटिफाई कर लिए उन्होंने, तो आज हम्म। इस गांव की ड्यूटी है किचन संभालने की। आ, तो ऐसे करके वो जो है वो एक बेगार टालने वाला पार्ट हो गया। तो मतलब दूध है, मतलब खीर है तो आप ऐसी खीर नहीं खाओगे। बेसिकली बनाना नहीं आता और जबरदस्ती कर बांध दिया इसलिए कुछ करना पड़ता कुछ है। भी कुछ भी मान लीजिए आप, कोई किसी का कोई डिसरिस्पेक्ट का पार्ट नहीं है। मैं उस मंदिर में जब गया, मतलब हम्म। उसका एक्चुअल नाम तो हरमिंदर साहिब है ना, उस हाँ हाँ। जगह का। हरमिंदर हम्म। साहिब का मतलब क्या है? हरि मंदिर। हरि मंदिर मतलब विष्णु भगवान का स्थान। विष्णु। अब आप उसको देख लीजिए वो कैसे बना हुआ है। वो पानी के बीच में एक जैसे लेटे हुए विष्णु जी हो उस तरीके की जगह बनी हुई है। अब आप उस पे सोना चढ़ाओ चांदी चढ़ाओ, दैट्स नॉट माय पॉइंट, बट द पॉइंट विच आई एम ट्राइंग टू हाईलाइट इज, है तो विष्णु मंदिर ना। अब जब हम्म। मैं रात को वहां पे, मेरा नंबर आया लाइन में रात को 9-10 बजे करीब जाकर, बड़ी हम्म। मुश्किल से नंबर आया, जब मैं और आरती गए तो हम्म। हम वहां पर पहुंचे। और पहुंचने के बाद में जो वो पैसेज था जो पानी के ऊपर बना हुआ था, उस पैसेज के ऊपर सारे एलईडी टीवी लगे हुए थे। तो हम्म। पीछे पाठ चल रहा था इसका हम्म। गुरु ग्रंथ साहिब का, और ऊपर टीवी पे उसका इंग्लिश अच्छा। ट्रांसलेशन लिखा हुआ था। हम्म। हिंदी, और मतलब हिंदी नहीं लिखा हुआ था, गुरुमुखी में लिखा हुआ था, और इंग्लिश हम्म। ट्रांसलेशन चल रहा था पूरे हम्म। पाठ का।
तो मैं देख रहा था वो बैकग्राउंड में, जब एक कोई उसका श्लोक ऐसा आता था गुरु ग्रंथ साहिब का, तो वहां पर वो, क्योंकि इंग्लिश ट्रांसलेशन वहां लिखा हुआ था, दुर्गा, शिव, विष्णु, सब मेरे सारे नाम है, तो वहां सब पर नाम है, वो बिल्कुल सारे नाम रामायण लिखे हुए जैसी थे। है। तो आपने जो है एक अलग रिलीजन क्रिएट करा, और और आधे शब्द रिलीजन में से, रामायण के हैं। हाँ, और सारे टर्म्स तो वहीं की उसी के तौर पर है, तो कोई अलग पार्ट तो है नहीं। तो रिलीजियस कॉन्स्पिरेसी इसलिए मैं टर्म यूज करता हूँ, इट बिकॉज, इज है, ये बहुत बड़ी है, कन्वर्जन बहुत बड़ा है। ठीक है ना। और तीन चीजें मैंने कॉमन देखी, आप हिंदुस्तान छोड़िए, दुनिया का कोई सा भी बड़ा सा ट्रस्ट और उसको उठाकर देखेंगे, एक शूद्र, एक फॉरेन ग्रांट, और एक नॉन रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ये कॉमन है। आप कुछ भी उठा लीजिए रैंडमली, गायत्री शक्तिपीठ उठाइए, मैं नहीं समझता कि ये कोई भी संस्था 10, 20, 50 हजार से कम की होगी। बट हर जगह जो प्रोसेस है, उस प्रोसेस में बहुत सारे शूद्र हैं, बहुत सारा जो है वहां पर जो है वो फॉरेन एड है, और हम्म। एक नॉन साइंटिफिक प्रोसेस है। तो मैं जब गायत्री शक्तिपीठ में गया, तो मतलब हमारे यहाँ पूरी फैमिली गायत्री मंत्र और ये पूरी प्रक्रिया को तो बहुत रिलीजियसली मानते हैं। ब्राह्मण्स की हम्म। अधिष्ठात्री भी गायत्री गायत्री बोली गई है। तो जब मैं वहां हम्म। पर गया और मैंने पूछा कि भाई ये गायत्री तंत्र क्या होता है, और ये सारी की सारी चीजें आप जो है उसके बारे में क्या काम कर रहे हैं, तो बोले ये हम्म। तो खराब चीजें होती हैं शुक्ला जी, देखिए आप तो पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, कहाँ ये तंत्र मंत्र के चक्कर में अपना टाइम खराब कर रहे हैं। मैंने कहा आप मुझे एक बात बताओ, जिस गायत्री मंत्र से ब्रह्मास्त्र बनता हो, पूरी प्रक्रिया जिस पे बेस्ड हो, उसको आप कह रहे हो कि क्या तंत्र मंत्र कर रहे हैं? तो मैंने कहा आप इसका मतलब फंड मैनेज कर रहे हो बस, और तो क्या करना है। तो हम्म। वो चुप हो गए, फिर वो उसके बाद नहीं बोले। ऐसे करके मैंने हर बड़े ऑर्गेनाइजेशन में गया, जहां भी बड़ी बड़ी ग्रांट्स आ रही थी, तो मेरे को ये समझ में आया कि हमारे यहाँ इंस्टीट्यूशन, मतलब हिंदू धर्म के तौर पे इंस्टीट्यूशन को पैसा ही नहीं देना चाहिए, दैट इज एब्सोल्युटली राइट, बिकॉज मिसयूज होता है। करप्शन बहुत घुस गया है हर जगह, इवन ठीक है, धर्म भी नहीं छूटा। तो वो वाला पार्ट है। तो मतलब मेरा जो एफर्ट है वो इसलिए है, सो दैट पीपल शुड इवेल्युएट कि एक रिलीजियस प्रोसेस होता क्या है, स्पिरिचुअलिटी होता क्या है। मैं और आरती हम लोग जब कश्मीर में थे, तो एक आपा आपा करके थी, जो हमारे मतलब जो लैंड लेडी थी, वो दो लेडीज थी, ऑलमोस्ट 80, 90 साल उनकी एज होगी। एंड जो 90 साल वाली थी, वो 80 साल वाली से भी ज्यादा एक्टिव थी, चलने फिरने काम करने के तौर पे। और इतनी जबरदस्त खुर्राट महिला थी, आसपास के सब लोगों को हड़का के रखती थी, और कहीं से भी डांटना शुरू कर देती थी किसी को। तो जब मैं वहां पर पहुंचा, तो मैंने बोला मुझे मकान चाहिए, कौन कौन रहेगा, ये होगा, उसने पूरी जान खा ली मेरी। चलो जी, हो गया। एक दिन मैं अपना जॉब पर गया हुआ था, आरती थी घर पे, तो उसने, अब वो जैसे कश्मीरी महिलाओं का बोलने का तरीका होता है, उसने आरती को बोला कि भाई ऐसे ऐसे मुझे जो है ना, ये एक सफेद कपड़ों में कोई बड़ी पाक रूह दिखी थी, तो वो आपके घर के दरवाजे पे खड़ी थी, तो आप जो है वो कुछ यहाँ से जो भी मंदिर वगैरह है वहां पे कुछ चीजें डोनेट करवा देना। अब आरती आई, उस समय नंदिनी अनिरुद्ध दोनों छोटे छोटे थे, 2 2 5 5 साल के मैक्सिमम होंगे, इससे ज्यादा नहीं थे। 2005 की बात कर रहा हूँ ना मैं, 5 6 7, हाँ। तो 2005 में नंदिनी 3 साल की थी, अनिरुद्ध 2 साल का था, ऐसे था। तो अब जब मैं आया ऑफिस से वापस, मैं उस समय वहां पे एयरटेल का हेड था, कश्मीर वैली का, तो उसने बोला मेरे को कि यहाँ पर तो कोई भूत प्रेत का चक्कर है। हम्म। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है, वो भूत प्रेत का चक्कर, मतलब मैं जहाँ पे रहता हूँ वहां पे भूत प्रेत का चक्कर हो जाए, कोई बड़ा ही भूत होगा वरना छोटा मोटा तो हो नहीं सकता। तो मैंने पूछा उनसे आपा से कि आपा क्या हो गया? बेटा जी, बेटा जी, मैंने, हाँ जी, बेटा जी आपकी बीवी है एकदम बेवकूफ। अब मैं अब मैं चटका कि मैंने कहा ये कहना क्या चाह रही है, तो थोड़ा सा टोनैलिटी और उसका तो फर्क होता ही है। शी सेड, मैंने इसको ये बोला कि रात को मुझे ये सपना आया कि मैं तुम्हारे घर पे एक बिल्कुल सन से सफेद दाढ़ी मूंछ वाला, सफेद कपड़े पहने हुए कोई बड़ा पाक फरिश्ता टाइप तुम्हारे दरवाजे पे खड़ा है। तो मैं सपने में देख रही हूँ कि ये दरवाजे पे खड़े हैं, तो मैं उनसे ये बोल रही हूँ कि भाई ये जो है आप कौन है, यहाँ पर क्यों खड़े हैं? तो वो कहते हैं कि ये जो अंदर रहता है, मेरे को उसके पास में मिलने आया हूं मैं।
तो बोले अच्छा। तो बोले जिस तरीके का वो बड़ा पाक साफ सा व्यक्ति दिखा, तो इसलिए मैं ये कह सकती हूँ कि ये बड़ा शुभ स्वप्न है। तो आप जो है वो कुछ भी मतलब जैसे अमरनाथ जी की यात्रा कश्मीर से जाती है, तो बोले हम्म कुछ प्रसाद जो है वो वहां पर भेज दीजिएगा। ये बड़ा अच्छा शुभ सूचक है। हम्म तो मेरे को पता नहीं क्या स्ट्राइक करा, मैंने पर्स में जो है, मैं उन दिनों अपने गुरुजी की फोटो रखता था, तो मैंने हम्म वो फोटो निकाल के उनको दिखाई कि मैंने कहा आपको ये दिखे थे क्या सपने में? शी वॉज हम्म डेड स्टन कि जो हम्म व्यक्ति उसको सपने में दिखा उसकी फोटो मेरे पर्स में क्या कर रही है। तो मैंने उनको समझाया कि ये मेरे गुरुजी हैं। फिर मैंने मेरे गुरुजी को फोन करा, तो मैंने कहा आप क्या कश्मीर आने की सोच रहे हैं? बोले हाँ, मैं सोच तो रहा था कि एक दफे जो है जरा अमरनाथ जी नहीं गया हूं मैं, तो अमरनाथ जी के दर्शन करूं। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है। फिर फटाफट मैंने अरेंजमेंट कर दिया। फिर वो दोनों जनों की मुलाकात हो गई। वो मतलब गुरुजी का मैंने फ्लाइट टिकट्स वगैरह कर दिए, मम्मी डैडी बुआ जी सब लोग श्रीनगर आ गए। फिर वहां से गाड़ी वाड़ी कर दी, हेलीकॉप्टर कर दिया, और वो लोग जाके वापस आ गए। तो जब वो दोनों जने मतलब वो अम्मा जी और मेरे गुरुजी आमने सामने एक दूसरे के बैठे, देवर बोथ मतलब नॉट बोथ मतलब वो अम्मा जी तो शी वॉज डेड स्टंट कि ये क्या हुआ। हम्म तो क्योंकि कभी वो बोले कि उसके तौर पे फिर बहुत सारी चीजें थी, मतलब ये एक बेसिक पार्ट था। लाइफ का मेरा पहला एक्सपीरियंस था, मतलब मैं मेरठ की पैदाइश हूँ। हमें रॉयट्स हमारे खून में है। हम्म, हमारे को हाँ, हिंदू मुसलमान जो है ना, वो कभी समझाया नहीं गया, रॉयट्स ही समझ समझ में आई है। मैंने पहली अलीगढ़ बार अलीगढ़ मेरठ। मैंने पहली बार स्पिरिचुअलिटी जो है वो उस मुसलमान महिला से सीखी थी। ये पूरी कहानी सुनाने का ऑब्जेक्टिव सिर्फ ये था कि गुरुजी मेरे और दिख उस महिला को रहे थे। तो स्पिरिचुअलिटी हैज नो बाउंड्रीज, बट हमने जो है वो स्पिरिचुअल प्रोसेस को बिजनेस की डोमेन में बहुत करप्ट होने दिया। इतना अलाउ नहीं करना चाहिए। अगेन कमिंग बैक टू आवर चलिए। मेन टॉपिक जिस या, पे हम बात कर रहे थे। सो एक कुंफू पांडा मूवी है, वो आप सब लोगों को देखनी है। बड़ा सिंपल सा अप्रोच है। कुंफू पांडा वैसे देखी है किसी ने? मूवी नहीं देखी? ठीक मैंने है। देखी है सर, देखिए फर्स्ट एंड सेकंड दोनों देखी सारे है। फर्स्ट देखे सेकंड सर। थर्ड, फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों देखनी है। उसमें थर्ड नहीं आपको देखी जब है। देखनी है तो कैसे देखनी है वो बता देता हूँ। उसमें एक ड्रैगन मास्टर है, पो। हम्म, ठीक है, फर्स्ट पार्ट में उसको ये पता चलता है कि सब लोग उसी को ड्रैगन मास्टर कह रहे हैं, वो आप लोग हैं। ठीक है। एक उसमें गुरु शिफू है, जो चूहे का फॉर्म जो है वो मैं हूं, और आरती। एक उसमें वो शिफू के जो गुरुजी हैं, जो कछुआ है, जो एक्चुअल गुरु हैं, वो जो है वो मेरे वाले गुरुजी हैं। अब जब आप इस माइंडसेट से पिक्चर के एक एक डायलॉग को ऑब्जर्व करिएगा, आपको हर चीज का ट्रांसफॉर्मेशन पता चलेगा। इट इज सच अ ब्यूटीफुल, और उस पे है, अमेजन प्राइम पर है, तो आप हम्म, कोई ऐसा भी नहीं है कि कोई बड़ा भारी एफर्ट करना पड़ेगा उसको। अमेजन प्राइम तो सभी के पास में होता है, तो आप आराम से उसको देख सकते हैं कि हाँ ये चीज के तौर पर कैसा है। बट आपको ना मतलब ये मैं इसलिए बोला क्योंकि जिस काम को हम लोग कर रहे हैं उसको करने में आप लोगों का रोल क्या है। शिफू जो है मतलब वो जो चूहा जो है, वो कभी भी ड्रैगन मास्टर नहीं बना। ड्रैगन मास्टर वो बना जो पो था, जिसको कुछ भी नहीं आता था, वो बनता है रोल प्ले के तौर पे। जो एक लकीर के तौर पे रुका रहता है वो तो इवॉल्व नहीं होता। तो हम लोगों को क्या चीज का पार्ट था मतलब हम उसको नहीं कह सकते। बट हमारे 14-15 साल निकल गए सब्जेक्ट पे रिसर्च करते करते, काम करते करते। अब हमें जिस समझ में आया, तो जब वो जिस समझ में आ गया, तो अब हमारी ये सिचुएशन है कि हम किसी को कोई चीज सिखा सकते हैं, बता सकते हैं। आप लोगों का रोल प्ले तब है जब आप उस चीज को उतने ही प्रोसेस से करें, फिर आपको वो एक्चुअल ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिलेगा। बिकॉज जो प्राइड है आयुर्वेदा प्रैक्टिशनर का, वो तो बिल्कुल डाइल्यूट हो चुका। अब वहां पर उसमें वो वाला पार्ट री आपको री देखने री को नहीं एस्टेब्लिश मिलेगा। करना होगा। तो अब आपको अगर इसको वापस से उस हिसाब से खड़ा करना है कि दोबारा कभी कोई कोविड की वेव पूरी दुनिया में कभी ना आए, तो आपको वापस से आयुर्वेद वाले स्टैंडर्ड्स को ही इम्प्रोवाइज करना होगा। अदरवाइज वो प्रॉब्लम जो है वो बढ़ती जाएगी मतलब।
उसमें हमको एलोपैथी जो मेरे है ख्याल वो से, टाइलोम के जैसी है आज की तारीख में, जो हाँ, कि उसमें उसमें विलेन जो हमको, है। हाँ सर, प्लीज 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 आप बोलिए। उसमें हमको जो पढ़ाने का तरीका है ना, वो बदलना पड़ेगा, और जो पढ़ चुके हैं अब उसका तो कुछ नहीं कर सकते, वही क्वेश्चनिंग वाला और ओपन माइंड के साथ क्वेस्ट देखिए फॉर लर्निंग तीन चीजें शुरू हैं, करनी। लर्न, लर्न, रीलर्न और अनलर्न। हाँ, तो वो जो वही करना होगा स्ट्रक्चरिंग अभी। करनी पड़ेगी, बस उतना हम्म, पार्ट है। तो चलिए अब मैं आपको ना एक लाइव एग्जांपल दिखाता हूँ जिसके लिए मैं काम कर रहा हूँ। तो जैसे हमारे पास में एक चीज है महाविद्या। सो हमारे यहाँ तीन देवियां थी, एक महालक्ष्मी, एक महासरस्वती और एक महासती। इसमें जो महासती, महासरस्वती और महासती के तौर पे कह रहे हैं, सो ये जो है इनको तामसी देवी के तौर पे मानते हैं, इनको सात्विक और इनको राजसी। ये हो गया एक तरीके से एनर्जी की फॉर्म, ये हो गई इंफॉर्मेशन की फॉर्म, और ये हो गया मैटर का फॉर्म। सो इंफॉर्मेशन, एनर्जी और मैटर, ये लेमन टर्म्स में ही हम बात कर रहे हैं, नथिंग स्पेसिफिक इन द सेंस। अब जब मैंने इस प्रोसेस को देखा तो महालक्ष्मी की 9 फॉर्म थी, जिसको कि हम 9 फॉर्म कौन से कहते हैं, प्रथम शैलपुत्री, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, Brahmacharya. तृतीयम। ठीक है, तो ये जो हमारा एस्पेक्ट है वो है प्रथम शैलपुत्री। शैलपुत्री इज, शैल पत्थर को कहते हैं, तो पत्थर की पुत्री के तौर पे अर्थ एलिमेंट हो गया। फिर ब्रह्मचारिणी, ब्रह्मचारिणी मतलब जिसके काश कमंडल है, कमंडल में जल है, जल के हिसाब से वाटर एलिमेंट हो गया। फिर तीसरी जो है उसमें डिबेट है, बट वो फायर एलिमेंट होगी। चौथी आपका एयर एलिमेंट, पांचवा स्काई, फिर डायरेक्शन, फिर टाइम, फिर आत्मा और मन। सो मन से बनी सिद्धिदात्री, आत्मा से बनी महागौरी, टाइम से बनी कालरात्रि, डायरेक्शन से बनी स्कंद माता, स्काई से बनी चंद्र घंटा, एयर से बनी कूष्मांडा, फायर से बनी आपका कात्यायनी, वाटर से ब्रह्मचारिणी और अर्थ से शैलपुत्री। सो लाइकवाइज वी हैव 9 फॉर्म्स इन दी महालक्ष्मी डोमेन। ठीक है जी। अब जो दूसरा पार्ट है वो है ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन। तो डायरेक्शन में उसको नाम बोला गया जो दुर्गा सप्तशती में कवच में दे रखा है, तो नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ, साउथ वेस्ट, वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ, 1 2 3 4 5 6 7 8, 9th सेंटर। 9 देवियां ये हो गई। ठीक है, अब इसमें हर एक का नाम है। इसको ईशानी कहते हैं, इसको ऐन्द्री कहते हैं, इसको आग्नेयी कहते हैं। वो टिपिकली वो 9 डायरेक्शन वाली जो मैंने इमेज शेयर करी थी ग्रुप में, आप लोगों ने देखा हो। नॉर्थ हम्म, में जैसे उसको कौबेरी, ओ कौबेरी, कौवेरी या यक्ष कुबेर जो कहते हैं, सो दैट वे। साउथ वेस्ट में उसको नैकृति कहते हैं, साउथ में उसको क्या नाम था। सो ऐसे करके ये 9, ये है डाइटी, 9 ये वाली है। अब जो इंफॉर्मेशन वाली जो है, उन 9 की बात करते हैं। तो उन 9 का नाम है काली, तारा, षोडशी, कमला,
भैरवी, बगलामुखी, कितनी हो गई? 1 2 3 4 5 6 7। धूमावती, 8। क्या था? काली षोडशी भुवनेश्वरी, काली षोडशी भुवनेश्वरी, छिन्नमस्ता, मातंगी। तो ये ज्यादा नहीं हो गई? 10 हो गई। हाँ, मैं बता रहा हूँ अभी। मतलब ये हो गए 10। अब इस 10 में जो तारा जो है वो इसका पार्ट नहीं है। तारा इज नॉट अ महाविद्या। तारा जो है वो बुद्धिस्ट डाइटी है, इसलिए इट वोंट बी पार्ट ऑफ दिस मैट्रिक्स। लिखा मैंने इसलिए ताकि बता सकूंगी किसको छोड़ना है और क्यों छोड़ना है। अब आते हैं हम, एक स्पर्म है, एक एग है, ठीक है, इससे बनता है जाइगोट। ठीक है जी, बायोलॉजिकली बिल्कुल क्लियर है हम जिस प्रोसेस के तौर पे बात कर रहे हैं। अब जो स्पर्म को खा जाता है उसको एग बोला गया, ठीक है। तो लेमैन टर्म्स में इसको क्या बोला गया कि देखो ये अपने पति को खा गई। तो जो अपने पति को खाता है उसके लिए टर्मिनोलॉजी क्या यूज करी गई? विडो। अब ये नाम दिया गया किसको? धूमावती को। धूमावती एक महाविद्या है। तो ये मैं इसलिए बता रहा हूं इस तरीके से बिकॉज ये लिटरल सेंस में जो इसका साइंटिफिक पार्ट है वो हमें समझ में ही नहीं आता कि डाइटी के लिए कौन सी चीज कैसी है। बट क्योंकि टीचर बढ़िया था और स्टूडेंट बेवकूफ था, तो टीचर ने वो वाली बात बोली जो स्टूडेंट, बेवकूफ स्टूडेंट उसको ग्रैब कर सके। अदरवाइज इसको महाविद्या इसलिए कहते हैं क्योंकि एक ही जाइगोट होता है और वो 100 ट्रिलियन सेल क्रिएट करता है और हर एक में वेरिएशन होता है। तो ये ऐसी डोमेन हो गई जो डिवाइन डोमेन हो गई, और एलोपैथीज के बारे में कुछ भी नहीं जानती, मतलब नॉट इवन एबीसीडी, दे जस्ट कुड रिकग्नाइज फ्यू थिंग्स। तो हमारे यहाँ जो ये महाविद्याएं हैं इनका महत्व इसलिए है। तो ये मैंने पहला पार्ट शेयर करा आपसे धूमावती का। अब जब मैंने ये धूमावती देखा तो मुझे समझ में आया कि अगर मैं इसकी स्पेलिंग को माइनर सा चेंज कर दूं तो ये मधुवती बन जाती है। मधुवती का मतलब है हनीकॉम्ब थ्योरी, मतलब शहद के छत्ते में किसका मधु गया। मधु कैसे बनता है? मधुमक्खी जो है वो अपने पैरों में फ्लावर टू फ्लावर मूव करती है, पॉलन इकट्ठा होता है अलग अलग जगह का, वो पॉलन जो है वो हनीकॉम्ब में रखती है। तो वो जो उसको प्रोसेस करके पॉलन को, तो वो जो प्रोसेस है वो वहां पर उस तरह से डिस्क्राइब्ड है। तो क्या ये डिस्क्रिमिनेट करा जा सकता है कि एक दफे शहद को देखने के बाद कि ये कौन से फ्लावर का पॉलन है? वो डिस्क्रिमिनेशन खत्म हो जाता है। सो जिस जगह वो डिस्क्रिमिनेशन खत्म होता है उस प्रोसेस को, उसके कंट्रोलर को मधुवती कहते हैं, जो धूमावती नाम जो है वहां से आया। तो स्पर्म में वेरिएशन है, एग में वेरिएशन है, लेकिन एक दफे जब जाइगोट की फॉर्मेशन हो गई,
स्टैंडर्ड्स क्रिएट हो गए, कितने पार्ट स्पर्म से आए, कितने पार्ट एग से आए, फिर फाइनली जाइगोट का फॉर्मेशन हुआ। ये हमारा कोर पार्ट हो गया। और इसको किसी ने धूमावती कह के, विडोड कह के, कि भले विडोड में क्या कहते हैं, बोले जी ये तो टेंट्रम्स के लिए बने हैं, ये उसका एक लेवल कर दिया गया। तो ये वाला पार्ट हमारा एक एस्पेक्ट हो गया जिसको मैं बताने समझाने की कोशिश कर रहा था। अब मुझे अगर इसी का ही बीज मंत्र बनाना हो तो मैं कैसे बनाऊंगा? म धु व ती। तो म ध व त य, और ऊपर मैं लिख देता हूं महाविद्या। तो म श क्ष त ल ह म श क्ष त ल ह य र व द्य महाविद्या। मध्य ये इसका बीज मंत्र बन गया। आधा त, आधा व, म, आधा म, ह, द्या, विद्या वाला आधा द्य, ध, श, क्षी। सर दोबारा बोलेंगे? त व म ह ध्य। आधा त, हाँ जी। आधा व, हाँ आधा म, आधा हाँ। ह, आधा द्य, हाँ जी। आधा ध, आधा षटकोण का श, हाँ और जी। क्षेत्रीय वाला क्षा, और ई की मात्रा। ओके, इसमें वो नहीं, श्री वाला वो नहीं लगेगा? र नहीं है इसमें। र नहीं है, ओके। ना तो महाविद्या में र है, ना मधुवती में। जहां जहां र आएगा वहां पर श बन जाएगा। सर ठीक है। इसको बोलेंगे कैसे? त्वम त्व, मह, महा द्य, धशक्षी, यक्षिण धशक्षी। तक्षक। अब इसका यहां तक तो चलिए, ये कहानी वैसी हो गई। अब इसकी आती है प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। इसकी एप्लीकेशन बताइए क्या होगी? इस बीज मंत्र को किसे लिखना चाहिए, किसकी हीलिंग कैसे करनी चाहिए, टैक्ट इस बात का है। सर जो अभी हम बात कर रहे थे इसके ऊपर, हम धूमावती पे, हम्म। और अभी जो शोभा जी एक केस लेने वाले हैं, उनसे रिलेटेड जो ट्रॉमा है, अगर, क्योंकि हम विडो की बात कर रहे हैं। इसका ट्रॉमा से कोई रोल नहीं है, इसका नहीं विडोड से भी कोई रोल नहीं है। नहीं, ये ओके। रस रस
यहाँ हनी कोम थ्योरी हनी कॉम्ब भी थ्योरी नहीं है इसमें। नहीं सर आएगी। इस जेनेटिक डिसीजेस पे है। ये फंडामेंटली वहां पर है जहां पर की प्रेगनेंसी ही कंफर्म नहीं हो रही। अच्छा, फर्टिलिटी। ये फर्टिलिटी इशू के लिए परफेक्ट बीज मंत्र है। परफेक्ट बिल्कुल। तो जहां कहीं भी, क्योंकि प्रेगनेंसी में फर्स्ट मंथ में होता ही क्या है, स्पर्म और एग का कॉम्बिनेशन होता है। तो उसके बाद अगर जायगोट बन गया तो पीरियड्स बंद हो जाएंगे, जायगोट नहीं बना तो पीरियड्स बंद नहीं होंगे। ये उस चीज के लिए मेडिसिन के जैसा काम करती है। एंड ऑफ कोर्स मतलब इसके साथ में साइकोथेरेपी मतलब काउंसलिंग हीलिंग वो सब साथ के साथ होगी। बट इस बीज मंत्र का एनर्जी उठाकर जब हम डालते हैं तो उसका फर्क ही अलग तरीके का होता है। मैं मेरी बात समझा पाया? हम्म। सर तो जब हम एक स्टोरी लाइन पढ़ते हैं, उसको ध्यान से देखते हैं, फिर एलोपैथी वाले प्रोसेस पे जाते हैं, फिर उसको कोरिलेशन को स्टडी करते हैं, फिर आइडेंटिफाई करते हैं कैसी चीज है जिसके तौर पे ये वाली बात करी, फिर वो एक एक पॉइंट को कनेक्ट करके फाइनल थ्योरी इमर्ज होती है। अब आप मुझे ये बताइए, अगर किसी का फर्स्ट मंथ में एक प्रेगनेंसी कंफर्म नहीं हो रहा है तो वो कितना बड़ा प्रॉब्लम है। आपका पूरा आईवीएफ इंडस्ट्री इस एक बीज मंत्र से खत्म हो सकती है। एक बीज मंत्र सफिशिएंट है पूरे इंडस्ट्री को खत्म करने के लिए। तो अब ये चीज जब आपके पास आ गई और आपके पास कोई आया तो आपने कहा हाँ मुझे पता है कैसे कैसे करना है, इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ऐसे निकलेगा। जैसे ही आपको वो डिवाइन फॉर्म पता चलती है, आप विकिपीडिया पे जाते हैं, 9 महाविद्या का नाम देखते हैं, उनकी इमेजेस अपने सामने देखते हैं, उसको जैसी देखते हैं आपको एक ब्रॉडर क्लैरिटी है कि माँ मैं जिस किसी को भी इस अपने प्रोसेस से टच करूं, आप प्लीज उसको ब्लेस कर देना, और मेरा काम इतना ही है बस करने के तौर पे। आप देखेंगे कि एक स्पिरिचुअल प्रोसेस में एज ए डॉक्टर लिमिटेशन कितनी सारी होती है। इस बीज मंत्र से जैसे ही आप कनेक्ट होते हैं आप वो प्रॉब्लम को सॉल्व करना शुरू कर देते हैं। मैं मेरा पॉइंट समझा पाया? ये हमारा पहला पार्ट हो गया। नेक्स्ट पे आते हैं। अब हम देखते हैं भैरवी। भैरवी किसको कहते हैं? राग। राग भैरवी। ठीक है, गुड आंसर। कुछ कुछ याद है भी नहीं। सर इंसेक्ट भी होता है ना भैरव? भौरा होता। भैरव संस्कृत में कहते हैं किसान को, और किसान की पत्नी को कहते हैं भैरवी। ठीक है, पहला पार्ट। दूसरा पार्ट, किसान का मित्र कौन होता है? कुत्ता। क्योंकि रात बेरात खेतों में पानी देने जाना होता है, तो कुत्ता जो है वो उस प्रकार से हेल्प करता है कि कहीं कोई स्नेक हो या कोई भी चीज है तो कुत्ता भौंक कर जो है किसान को वो करता है। अब जब किसान की फसल जो है वो पक जाती है तो उसके बाद वो सेलिब्रेट करता है, तो वो ताड़ी वाड़ी पीता है। सो ऐसे करके उसका वो बैकग्राउंड दे रखा है। अब जब हम भैरव बाबा के मंदिर देखते हैं तो भैरव की जितनी भी मूर्तियां उस पे क्या चढ़ती है? शराब चढ़ती है। ठीक है, और भैरव बाबा का जो वाहन जो है वो कुत्ते के तौर पे लिखा हुआ है कि भाई काले कुत्ते को रोटी डालेंगे तो भैरव बाबा की कृपा बनेगी। सो लाइकवाइज जब मैंने ये वाला पार्ट देखा तो मैंने मेरे गुरुजी से क्वेश्चन करा। एक बार हम लोग, तो गुरुजी का 100-150 बीघे का खेत है, तो हम वहां पे वॉक कर रहे थे। तो एक पर्टिकुलर सीजन ऐसा होता है जिसमें इंसेक्ट्स बहुत सारे निकलते हैं, वो उड़ने वाले जो होते हैं ना,
जो खेती वाली जमीन के आसपास जो एक पर्टिकुलर सीजन में छोटे छोटे कीड़े से होते हैं, वो सारे कपड़ों में भी चढ़ जाते हैं, उड़ते रहते हैं, और मतलब बड़ा डिफिकल्ट होता है उस टाइम पर। तो मैंने जब पूछा, मैंने गुरुजी ये क्या है, तो उन्होंने बोला कि भाई ये इस सीजन में ये क्या कहते हैं, ये कीड़े निकलते हैं, तो इन कीड़ों की वजह से जो है बड़ी प्रॉब्लम होती है। ये इतना खराब कीड़ा है कि ये सरसों के फूल के ऊपर बैठ के उसका पूरा तेल चूस लेता है। तो जब मैं उसके बीज को यहाँ पर उसमें बेचता हूँ तेल निकलवाने के लिए, मशीन में भिजवाते हैं, तो उसमें से तेल ही नहीं निकलता। तो गई तो 100 किलो फसल, लेकिन तेल निकला 10 उसके तौर पे। तो मैंने कहा फिर आप क्या करते हैं, तो बोले फिर डालते हैं जो भी पेस्टिसाइड वगैरह ये वो है। तो मैंने कहा पेस्टिसाइड तो अभी की चीज है, पहले क्या करते थे। वो हंसने लगे, बोले पहले जो है राग भैरव गाते थे। मैंने कहा मतलब, बोले राग भैरव और राग भैरवी जो है, ये जिस समय संध्या काल होता है, मतलब रात से सुबह मिलती है और सुबह और शाम से रात मिलती है, संध्या काल में राग भैरव और राग भैरवी गाया जाता था। तो वो राग का फंक्शन होता था डिसइंफेक्टेंट वाला। तो जब आप उस राग को गाते थे, तो आप उस पूरे एरिया को जो है डिसइंफेक्टेंट कर देते थे। तो बोले अब कहाँ लोग मिलते हैं जिनको राग भैरव और राग भैरवी परफेक्टली आता हो जैसे गाया जाता है। ऐसे करके तो मेरा फर्स्ट इंट्रोडक्शन हुआ कि भैरवी महाविद्या का क्या रोल है। अब अब आपने मुझे बताना है कि भैरवी का मैं एप्लीकेशन क्या बनाऊं, मेडिकल एप्लीकेशन। इन्फ्लेमेशन। इन्फ्लेमेशन, ओके। और वर्म्स। हम्म, वर्म्स। हाँ, वर्म्स इन्फ्लेमेशन इज ऑलमोस्ट द सेम थिंग, बिकॉज नहीं, ऑफ पेट के इन्फेक्शन। कीड़े। बिकॉज ऑफ डाइजेशन। इन्फेक्शन वो इन्फ्लेमेशन आ गया। डाइजेशन माइक्रोबायोम्स। डाइजेशन, और क्या बोला आपने। माइक्रो। पेट के कीड़े, वर्म्स। अच्छा, ओके, वो तो वर्म्स तो लिख लिया हमने, हो गया। तो आजकल नया टॉपिक चला हुआ है गट माइक्रोब्स। सो वो डाइजेशन डाइजेशन। अलग बोलते हैं, गट माइक्रोब्स जिसमें ये गुड बैक्टीरिया बैड बैक्टीरिया और ये सब Probiotics. डालते हैं, Yeah. प्रोबायोटिक्स, ये सारी टर्म्स चली हुई हैं आज। जी, तो ये जो भैरव और भैरवी जो है ना, इसको भ ब्रह्म विद्या जो है, मतलब अग्नि पुराण एक किताब है, अग्नि पुराण के अंदर ब्रह्म विद्या करके चैप्टर है। वहां पर भ जो टर्म है वो लिखी गई श और क्ष के कॉम्बिनेशन के लिए। तो जब मैंने इसको आइडेंटिफाई करा, तो ये भैरवी महाविद्या जो है, इसको लिखने का एक्चुअली तरीका हो गया क्षय, रवि और महाविद्या। सो तो जब मैंने इसको आइडेंटिफाई करा, तो मेरा बीज मंत्र बन गया महा, शैरवी में क्ष, य, श, क्ष, व्री। सर एक बार पढ़ के बताइए। हाँ, एक सेकेंड, एक सेकेंड, मैं थोड़ा जगह बना दूं इसको लिखने में ही थोड़ा सा। हाँ जब सर। जगह रहेगी तो इट विल बी इजियर। ये हो गया म, ह, य, श, क्ष, व्री।
एक तरीका लिखने का, दूसरा तरीका हो गया मह व य शक श्री। सो आइदर वे यू कैन राइट इट। एंड ऑफ द डे एनर्जी बेसिस में कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं होता। सो या तो मह व य शक श्रीम, ये श्रीम हो गया, और ये महवय महव्य श्रीम ये हो गया, या फिर महायशक श्री, ऐसे करके। सो वी कैन कॉल इट एनी टाइम। अब ये बीज मंत्र का जो फंक्शन है, ए इट generates basic fertility to germinate। पहला पार्ट। अब जब हम जर्मिनेशन को स्टडी करते हैं तो हमें पता चलता है कि हर एक एग जो है वो हर उसको एंटरटेन नहीं करता, वो उसको डिस्ट्रॉय करता है। तो ये जो पार्ट है, ये पार्ट ये बताता है कि ये नेसेसरी जर्मिनेशन को इंक्रीज करता है, मतलब फर्टिलिटी इश्यूज को रिमूव करता है। सो जो जो चीजें फर्टिलिटी नहीं जनरेट होने दे रही, ये उसको जो है रिमूव करता है, ये बीज मंत्र। मैं मेरा पॉइंट समझा पाया? हाँ तो सर। जहां जहां भी आपको वो केसेस आ रहे हैं जहां पर कि प्रेगनेंसी का ऑनसेट ही बिल्कुल नहीं आ रहा है कहीं से भी, 2 आईवीएफ फेल हो गए, 3 आईवीएफ फेल हो गए, तब आप कहेंगे कि आप अच्छा ठीक है, आप इधर आओ, मैं बताते हूँ कि ये कैसे होगा। इसमें 3 महीने की हीलिंग होगी, इस वाले बीज मंत्र से हम आपकी हीलिंग करेंगे, और ये पॉइंट्स के तौर पे आपको लेकर चलेंगे। दोनों जगह मैं केस में फर्क समझा पा रहा हूं। हम्म। ये पूरी बॉडी को रेडी करता है, वो वाला केवल बॉडी, पूरी बॉडी को रेडी नहीं कर रहा है, वो वाला पहला वाला जो था। दोनों में इंटेंशन और अप्रोच दोनों का बहुत बड़ा फर्क है। भव्या जी चली गई क्या? ना शीशे। अच्छा हाँ, गाड़ी में है, ठीक नमस्ते। है। नमस्ते। ठीक है जी, ठीक है, परफेक्ट है, ओके। तो जब ये वाला पार्ट मैंने देखा तो मुझे समझ में आया कि अच्छा, तो अब हमने यहाँ पर कौन सा कवर कर लिया, भैरवी और धूमावती। अब आते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट जो है वो है हमारा बगलामुखी। तो जब मैंने बगलामुखी टर्म देखा तो पहली बात तो, बगला नेगेटिव इमेज है या पॉजिटिव इमेज है? नेगेटिव, फील्स नेगेटिव। हाँ, बाकी जने भी क्या पॉइंट ऑफ व्यू रख रहे हैं? पॉजिटिव। पॉजिटिव कैसे, कौन बोल रहा है? पॉजिटिव बोला किसने अभी? भव्या जी ने। हाँ ठीक है, सर। ठीक है। अब क्या है कि बगला तो ऑब्वियसली नेगेटिव इमेज है, पॉजिटिव बिल्कुल भी नहीं है, बिकॉज वो हमेशा जो है वो मछलियों को धोखे से खाने वाली कहानियां पंचतंत्र में हम पढ़ते थे। तो और देवी की शक्ल जो है वो बगुले की जैसी है, मतलब इट इज डिपिक्टिंग अ श्रूड गॉडेस। तो जब मैंने उसको देखा मैंने कहा "अरे, ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई गॉडेस को एक श्रूड या उस तरीके से नेगेटिव प्रेजेंटेशन क्यों करेगा"। तो पता चला कि ये बगला नहीं था टर्म, ये वल्गा टर्म था। पुणे में एक वल्गा करके गणेश जी का मंदिर है, और वो वल्गा जो
लिखने का तरीका भी जो था वो व ल ग इस तरीके से था, और मुखी जो टर्म था वो मुक्षी टर्म था। मुक्षी, वल्गा मुक्षी। तो जब मैंने ये स्टडी करा तो मुझे पता चला कि अच्छा, इसके अंदर तो बहुत सारे एस्पेक्ट हो गए। वल्गा मुक्षी का अर्थ कैसे, मतलब बंगाली को आप बोलो, वो ब को वाई मतलब व को ब ही बोलेगा, वो व वही। बोल ही नहीं पाएगा बंगाली। तो ऐसे करके तो मुझे पता चला कि भाई जो भी ये पूरा पूजा का प्रोसेस जो था, अब वल्गा मुक्षी जब मैंने टर्म बनाया तो महाराष्ट्र में एक देवी की पूजा होती है जिसमें वल्गा सूक्त उसका वो है। एंड ये वल्गा सूक्त बेसिकली किसी भी प्रकार की स्पिरिटेड एनर्जी, तंत्र मंत्र, अगर मान लीजिए किसी के ऊपर फैमिली पे पूरे पे बहुत ज्यादा तंत्र मंत्र किसी ने कर रखा है, तो आप वल्गा सूक्त बोलना शुरू करोगे तो कैसा भी नेगेटिव एनर्जी का इम्पैक्ट होगा वो तुरंत हट जाएगा। अब ये किस किस चीज में प्रयोग होता है तंत्र मंत्र, उसका प्रयोग होता है बेसिकली इन टर्म्स ऑफ, जैसे कोई किसी का वो बांध देता है, क्या कहते हैं उसको, मतलब इसके घर में कोई बच्चा नहीं होगा तो किसी की फाइनेंशियल प्रॉस्पेरिटी बांध देते हैं। सो लाइकवाइज यू विल फाइंड कि ये मैम रश्मि जी को मैसेज कर दीजिए कि 5 बजे क्लास है। मैंने उनको सुबह भी बताया था, वो पता नहीं किस कंफ्यूजन में, चार मतलब आपकी मदर और वो दोनों जने 4 बजे के हिसाब से आ गए, मैंने 5 बजे का बोला था। अभी दोनों ने मिलाया है। दोनों के ही आ रहे हैं, वेटिंग में है दोनों। तो ओके, मैंने मैं खैर कर। होल्ड पे कर दिया, मेरे एकदम से उनका नंबर नहीं गया। तो वल्गा मुक्षी जो है वो वल्गा सूक्त बेसिकली किसी भी तरीके के नेगेटिव प्रोसेस को अलग हटाता था। तो जब मैंने इसको स्टडी करा तो मुझे पता चला कि 5 आप, बजे, 5 बजे, तो 9:30। तो आपका जो थैंक यू। ओके। कैसा भी नेगेटिव प्रोसेस जो है उसको जो हटाता है वो कौन हटाता है? आप अपने शरीर के ऊपर अगर कोई भी नेगेटिव एनर्जी का इन्फ्लुएंस देखते हैं तो उसको हटाता कौन है? नमक। आई डोंट नो ओके, सर। नहीं नमक आंसर सही है, अप्लाई करने के तौर पे कुछ और भी निकलना चाहिए, इसलिए मैंने बोला अभी नमक इज ए परफेक्ट आंसर, एब्सोल्युटली परफेक्ट, बट मैं यहाँ पर कुछ और चीजों की बात कर रहा हूँ अभी। हमारे शरीर से नेगेटिविटी हटाने का काम किसका है? पानी का। सर एक तो पानी मंत्र भी, से हटती है। पानी भी सही आंसर है, नमक भी ठीक आंसर है, बट स्टिल वो चीज नहीं आई अभी जो आनी चाहिए। मंत्र। है जी। मंत्र। मंत्र तो मैं कर ही रहा हूं ना, ये तो मंत्र ही बना रहा हूं मैं अभी आपके सामने। मैं पूछ रहा हूं फिजिकल बॉडी में अभी हम बात कर रहे हैं किसमें कि मेडिकली कौन सी डोमेन है जिसको चैलेंज करने के तौर पे हम बात कर रहे हैं कि भाई आप किसी हम्म। चीज को महाविद्या कहते हो, मतलब मास्टर, मतलब सुप्रीम नॉलेज कहते हो ना। तो हम्म, सुप्रीम नॉलेज के लिए कौन सा ऐसा डोमेन है जिसपे सॉल्यूशन ही नहीं है अभी, जिसमें कि आपका स्पेस। एलोपैथिक प्रोसेस का कोई सॉल्यूशन नहीं है? वो कौन सी डोमेन है जो आपके बॉडी से नेगेटिविटी को हटाती है? सर आई नाम नहीं वोंट याद आ आई वोंट इम्यूनिटी इश्यूज। हम्म, ये इम्यूनिटी सिस्टम का काम होता है, इम्यून सिस्टम का, कि वो आपके शरीर से कैसा भी नेगेटिव एस्पेक्ट जो है उसको रिमूव करते हैं। सो गॉडेस ऑफ इम्यूनिटी जो है इज वल्गा मुक्षी, और इसका जब मैं बीज मंत्र बनाता हूं तो वो बनता है व ल ग म ऊ से व क्ष क्ष
महाविद्या। अब ये इसका अल्फाबेट हो गया, म श क्ष त ल ह द्य र व ग व ल ग म वो फिर न्यास वो विद्या में य आ गया, विद्या। मैं यहाँ पर लिखूंगा सबसे पहले ल श क्ष वी ग ग द्य ग द्य य मह मह गद्य लक्ष्मी। ठीक है, परफेक्ट। आधा म आधा ह, मह ग द्य ल वी। ये हो गया इसका बीज मंत्र। अब आपके पास जितने भी ऑटो इम्यून डिसऑर्डर हैं, जितने भी तरीके की एलर्जीज हैं, एकदम से नहीं होता वो, ऑस्ट्रेलिया वगैरह में, अमेरिका में एकदम से एक पॉलन निकलता है एक पर्टिकुलर टाइम पर, और उसके बाद सारे छींकना शुरू कर देते हैं एकदम से तेज स्प्रिंग जो। अभी हे शुरू होने वाला है, हे फीवर सर। हाँ, तो स्प्रिंग में होता है। ये हे फीवर के लिए मैंने आपको जो है रामबाण दे दिया। 5 बजे। 5 बजे। सर मह ग द्य ल वी। श्विंग। लक्ष्मी की बजाय लक्ष्मी हो गया, लक्ष्मी। और महा तो महा से आ गया, गद्य बस आपको ध्यान रखना है, महागद्य लक्ष्मी। और इसको उठाकर अर्थ एलिमेंट नेवल चक्रा पे डालना होता है। सो पहले हम सारे बीज मंत्र आइडेंटिफाई कर लें, अप्रोच आइडेंटिफाई कर लें, तब फिर हम इसको, इसके ब्रेकअप को समझेंगे। और ये येलो कलर में होता है, मतलब ये एक एक बीज मंत्र के पीछे ना, मतलब मैं अगर कहानी बताना शुरू करूं तो जैसे वो आपा की कहानी शुरू हुआ था, ऐसी मतलब हर इस पॉइंट पर एक कहानी, और एक कहानी के बाद एक रियलाइजेशन होता है। इसको अच्छा, किस ये चक्र चीज पे डालते हैं? मणिपुर चक्रा, नेवल चक्रा, नेवल चक्रा, अर्थ एलिमेंट। लिख लिया सबने? हाँ सर। ठीक है। अब हमारा हो गया भैरवी, बगलामुखी, धूमावती। ओके, अब हम लेते हैं मातंगी। मातंगी सिंपल, मतंग ऋषि के आश्रम के बाहर जो देवी सबसे पहले प्रकट हुई थी, मतंग ऋषि, उनको गंगा देवी कहते हैं। सो
मतलब ये गंगा की वजह से जो है ये, इनको आप हेड रीजन में लेकर चलेंगे, सहस्त्रार चक्र क्लोज्ड में, और इनका बीज मंत्र बनेगा महाविद्या, एक पार्ट, म त अंग ऋषि। तो म श श त ल ह य द्य य य अंग अद्य ऋषि। तो अब इसको मैं लिखूंगा कैसे, अंग त, अच्छा वो भी आएगा, तो म अंग, तो म अंग द्य द्य श- तो तो महा अंग द्य शिक्षरी। आदत व म ह अंग द्य श्री। ठीक है जी, ये आदत व म ह अंग, अंग ऐसे लिखा जाता है ना, अंग और नीचे ग, अंगद्य श्री, नीचे ऋषि वाला री है, श्री वैसे लिखा हुआ है ये। तो ये वाला बीज मंत्र जो है, इसका काम है जब किसी व्यक्ति के, अब उस पे आते हैं डिजीज कैसे इसकी आइडेंटिफाई हुई। तो इसको बोलेंगे कैसे? त्वमह अंग द्यक्षरी। मेरे वाले सिस्टम में प्रोनाउंसिएशन नहीं होता है, उसको रेड कलर के पेन से लिखा जाता है बस, ओके। 9 बार लिखा और उसकी एनर्जी उठाकर जो है वो उसको लिफ्ट करके डाल दिया। अब ये जो बीज मंत्र है ये बेसिकली लिम्फेटिक सिस्टम की क्लीनिंग में यूज होता है। सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। तरना जी, मैंने आपको एक वीडियो भेजा था ना, हाँ जी सेरिब्रो सर। सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड का, वो आपकी कुछ हेल्प कर पाया था? सर मैंने अभी ढंग से नहीं सुना उसको। अच्छा, तो आप उसको हाँ समझेंगे। जी। तो हाँ जी। बेसिकली वो वाटर, जो जितना भी हमारा बॉडी का वाटर एलिमेंट है वो उसकी बात कर रहा है, कि हाँ जी। हमारे ब्रेन में जो वाटर एलिमेंट है, अभी एलोपैथी में क्या होता है ना, नई नई डेफिनेशन रोज आती है। तो एक हाँ जी। लिम्फेटिक सिस्टम होता है, ये तो सभी को पता है, हाँ लेकिन जी। 4 साल पहले दूसरा एक टर्म आई ग्लिम्फेटिक। थी ग्लिम्फेटिक सिस्टम। हाँ जी। ग्लिम्फेटिक सिस्टम होता है ब्रेन का लिम्फेटिक सिस्टम। अब लिम्फेटिक सिस्टम जो है वो एक्सक्रीटरी सिस्टम और रिप्रोडक्टिव सिस्टम दोनों को मैनेज करता है।
मतलब हमारा स्वादिष्टान चक्र जो है दो काम करता है, हमारे जिनाइटल्स भी कंट्रोल करता है, और जिनाइटल्स के साथ पैरेलली हमारी बॉडी में जो एक्सक्रीटरी वेस्ट होता है उसको भी शरीर से बाहर निकालता है। लिम्फेटिक सिस्टम का काम तो यही होता है। हाँ जी। ग्लिम्फेटिक सिस्टम का काम भी यही होता है, बट वो ब्रेन के लेवल पर होता है। तो जैसे आप देखते हैं किसी को भी ब्रेन ट्यूमर हो गया, तो जो डिजीज ऑफ ब्रेन है, जैसे किसी को मान लीजिए, आप ऐसे मानिए कि जैसे किसी के ब्रेन में फ्लूइड भर गया, पैरालिसिस हुआ। हाँ जी। पैरालिसिस क्यों हुआ? क्योंकि ब्रेन स्ट्रोक हुआ। ब्रेन स्ट्रोक हुआ क्यों हुआ? क्योंकि ब्लड प्रेशर एकदम से शूट कर गया, और इंटरनल कोई वेन जो है, ब्लड वेन, वो अंदर बर्स्ट हो गई। एज अ रिजल्ट अंदर ब्रेन में फ्लूइड भर गया। अब वो फ्लूइड भरने की वजह से ब्रेन में जितने भी टॉक्सिन्स थे वो बढ़ते चले गए, और ब्रेन में न्यूरोटॉक्सिन बढ़ने की वजह से हर फंक्शनिंग सप्रेस होती चली गई, और फाइनली आदमी मर जाता है स्लो एंड पैसिव डेथ से। अब करना क्या है? बोले करना यह है कि भाई वो ब्रेन का फ्लूइड हटाना है वहां से। तो ब्रेन फ्लूइड क्यों बंद हो गया? बोले जी, एक्सक्रीटरी सिस्टम ऐसा होता है जैसे नाली में से, घर की नाली में से पानी बाहर निकलता है। तो वॉश बेसिन में जब हम बर्तन धोते हैं तो उसमें खाने के कचरा भर जाता है। सो एज अ रिजल्ट हम वो उस कचरे को जब तक निकालेंगे नहीं, तब तक वो पानी ओवरफ्लो के भर के पूरे घर में फैल सकता है। तो हमें उसे साफ करना पड़ेगा। तो वो कचरा जिस छेद में जाता है, वो छेद बंद होने की वजह से फ्लूइड इकट्ठा हो जाता है। विच मीन्स कि जो ग्लिम्फेटिक सिस्टम है, जो ब्रेन के न्यूरोटॉक्सिन्स को शरीर से निकालकर बाहर नहीं फेंक रहा, उसकी वजह से बीमारी बढ़ रही है। तो जैसे ही वो उसका जो क्या कहते हैं, वॉश बेसिन का या सिंक का कचरा हटाएंगे, फट से तेजी से पानी वहां से बाहर निकल जाएगा। तो ग्लिम्फेटिक सिस्टम का ये फंक्शनिंग होती है। मैं मतलब लेमैन टर्म्स में बात कर रहा हूँ। एक एक कर में पॉइंट में डिस्कस करेंगे तो वो बहुत लंबा हो जाएगा। तो लिम्फेटिक सिस्टम और ग्लिम्फेटिक सिस्टम को प्योर वाटर चाहिए। ये प्योर वाटर जो है, ये सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड में जब क्लीनिंग हो जाती है, वो टॉक्सिन फ्री हो जाता है, और फट से ब्रेन में कोई भी ट्यूमर और वो फॉर्मेशन नहीं होती। अगर आप ट्यूमर को समझना चाहो तो कैसा हो गया, जैसे नाली के किनारे पे थोड़ी सी काई जम रही थी, उस काई के आसपास कचरा जमना शुरू हो गया। ब्रेन सेंसिटिव होता है, जैसे ही कचरा जमा, वो वहां पर एक हल्की सी स्वेलिंग टाइप की, एडिमा टाइप का फॉर्मेशन होती है। एज अ रिजल्ट वहां पर आसपास की सारी चीजें चिपकना शुरू हो जाती हैं। तो जितने भी न्यूरोटॉक्सिन होते हैं, वो ब्रेन में घूमते घूमते वहां पर उसी तरफ इकट्ठे होने शुरू हो जाते हैं। एज अ रिजल्ट ब्रेन ट्यूमर आ जाता है। अब जब आप इस बीज मंत्र की एनर्जी लिफ्ट करके उसके ब्रेन ट्यूमर में इस कमांड के साथ डालते हैं कि उसका सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड क्लीन हो जाए, उसका लिम्फेटिक सिस्टम क्लीन हो जाए, उसका ग्लिम्फेटिक सिस्टम सारे न्यूरोटॉक्सिन्स को बॉडी के एक्सक्रीटरी सिस्टम से, शरीर से बाहर कर दे, 3 से 5 दिन में आप देखेंगे कि उस व्यक्ति का जो है वो हेल्थ में फिनोमिनल डिफरेंस आ जाता है। मैं मेरा पॉइंट समझा पाया? तो जब जी जब सर। हम हीलिंग करते हैं तब तब, अब हम तो हीलिंग मतलब हमारी तो एक कॉपी बनी हुई है, कब कौन सी चीज को कैसे करना है वो हमारे को पता है। आरती वहीं से बीज मंत्र उठाती है, वहीं से डालती है, और वो पूरा पार्ट हो जाता है। बट हम प्रोटोकॉल के तौर पे हमेशा पेशेंट या पेशेंट के अटेंडेंट को जरूर बोलते हैं कोई ना कोई बीज मंत्र एक लिखने के लिए। पेशेंट की वाइफ है, बेटी है, मदर है, जिस किसी के भी कोई प्रॉब्लम है, तो आप जो है ये बीज मंत्र लिखना शुरू करो। तो जब आप इस तरह से उसको बोलोगे, और वो बीज मंत्र वो पेशेंट के बेड के तकिए के नीचे रख देंगे या कहीं भी, आप देखेंगे एकदम से पेशेंट की तबीयत में बड़ा फर्क आता है। मैं मेरा पॉइंट समझा पाया? हाँ जी सर। अब ये बिल्कुल यूनिक डिजीज है ना, मतलब महाविद्या की मतलब मैं जो यहाँ पर हाईलाइट करना चाह रहा हूँ वो ये करना चाह रहा हूँ, जब आप किसी को महाविद्या कह रहे हैं, तो विच मीन्स कि वो डिवाइन में भी सुप्रीम वाले कैटेगरी की इंफॉर्मेशन है।
ठीक है जी। ओके, अब हम आते हैं, मातंगी हमारा हो गया, अब हम आते हैं भुवनेश्वरी पे। सर एक बार ही मातंगी पे दोबारा जाएंगे प्लीज। हाँ हाँ, बताइए। आपने आपने कहा हेड रीजन से रिलेटेड जो है उसके अंदर हम करें, बट बेसिकली क्योंकि मातंगी गंगा से रिलेटेड है, सो इट्स रिलेटेड, फ्लूइड रिलेटेड कोई भी हेड स्पेस में इशू है तो ये मंत्र काम करेगा। फ्लूइड में अच्छा, मैंने एक चीज इसमें नहीं बोली, हेड रीजन में फ्लूइड आता कहाँ से है? सर सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड जो हम बात वो कर तो रहे थे वो जिसकी। तो पैदा होने के बाद में बनता है, हाँ डे जी। डे वन से। डे वन से फ्लूइड की क्रिएशन होती कहाँ पर है? सहस्त्रार चक्र क्लोज्ड में। हाँ जी। मन तत्व होता है यहाँ पे, चंद्रमा रस का प्रतीक होता है, इसलिए यहाँ पर चंद्रमा इसका डाइटी है। गंगा जो है, उसके लिए, गंगा इज ए फॉरेन बॉडी आउटसाइड द प्रीव्यू। अर्थ पे गंगा नहीं थी, गंगा हाँ जी। को अर्थ के बाहर से इन्वोक करा गया। इसलिए मतलब जब कभी मेरे को ऐसा होता है ना, कोई मुझसे पूछता है कि जी हमारा बच्चा चाहता है बहुत ज्यादा विदेश जाना, क्या करूं? तो मैं कहता एक काम कर, गंगा जी जहां से आ रही है ऋषिकेश वगैरह साइड से, वहां पर कोई भी एक साइजेबल पत्थर उठा ले, जिसको तो आराम से उठा सके, उसे उस बच्चे के सर के नीचे रख दे, थोड़ी बहुत दिनों के अंदर जो है उसकी विदेश जाने की व्यवस्था हो जाएगी। टिपिकली जो बच्चे बहुत ज्यादा फॉरेन कंट्री में जाकर पढ़ने के लिए करते हैं, उनके लिए गंगा जी के पत्थर बिल्कुल रामबाण के जैसे हैं। और फिर जब तेरे बच्चे का सिलेक्शन हो जाए और वो विदेश चला जाए, उसके बाद उस पत्थर के जितने वजन के बेसन के लड्डू सब गरीबों में बांट देना। सो दैट्स हाउ आई डिजाइन द रेमेडी। तो मेरे भीतर रस की उत्पत्ति ही सहस्त्रार चक्र बंद से होती है। और सहस्त्रार चक्र बंद जो है, वो मतलब ब्रह्मरंध्र के इमीडिएटली नीचे का पोर्शन होता है। मैं मेरा पॉइंट समझा पाया? हम्म। यस सर। मतलब हमारे यहाँ जो महाविद्याओं का जो कॉन्सेप्ट है, दैट इज ए वेरी स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्ट। अनफॉर्चुनेटली कभी उसको जो है उस तरीके से मैंने लोगों को पढ़ते हुए नहीं देखा। एग्जैक्टली, साइंटिफिकली नेवर कनेक्टेड। तो हमारे को जो चीज बताई जाती है वो ऊल जलूल तरीके के लोग ऊल जलूल सॉल्यूशन ही बताते हैं। कभी ये नहीं बताते कि ये, इन्हें जब महाविद्या का दर्जा दिया गया, तो ये वो एक्सट्रीम नॉलेज है जिसको आप कभी सोच ही नहीं सकते। अब ये कौन सोच सकता है कि वो जो जायगोट फॉर्मेशन है, वो जायगोट 100 ट्रिलियन सेल बना सकता है? इट इज टेक्निकली नॉट पॉसिबल। तो ये महाविद्याएं इसलिए सबसे ऊपर कही गई। बट अनफॉर्चुनेट, चले कोई नहीं, चलता रहता है ये सब तो। हम लोगों की समझ कम थी ना तो छोटे पर ही रह गए, बड़ा मैम सोचने सब। समझ की बात नहीं है, हमारे को अपने धर्म की चीजें कभी उस तरीके से देखने का मौका ही नहीं मिला। सीख, देखा जाए तो सीखने का, समझने का कभी टाइम मौका ही नहीं मिला, ना हाँ, स्कूल में ना कॉलेज में, बस। एब्सोल्युटली। तो उसकी वजह से जो है ये सारी की सारी चीजें जो हैं ये इनकम्प्लीट रहती हैं। तो अब मुझे नहीं पता आप में से किसका बच्चा जो है, आप उसको इस तरह से डिस्कशन डायलॉग में लाएंगे, उसको बताएंगे बेटा ये ऐसे नहीं होता है, ऐसे होता है। और जब वो उसको लॉजिकली इंटरप्रेट करेगा, क्योंकि आप देखो ना, जब मैं काली की फोटो देखता हूं, तो वहां पर एक निर्वस्त्र महिला खड़ी है, जिसके बाल खुले हुए हैं, आंखें बाहर निकल रही हैं, जीभ बाहर निकल रही है। अब आप कैसे अपनी मदर को वैसे देख सकते हो? आपको इमेजिन ही नहीं होगा ना कि अभी मैं मेरी मदर को ऐसे कैसे देख लूं। ऐसी सिचुएशन में मैं आंखें ही बंद करूंगा ना, उनकी तरफ देखूंगा नहीं। बट किसी ने हमारे यहाँ डाइटी को ही ऐसा कर दिया। और जब वो डाइटी को आप इस तरह से देखने की आदत हो जाती है, तो आप बाकी महिलाओं को भी चलते फिरते वैसे ही देखते हो। तो जो विजन में
मतलब जैसे मेरे गुरुजी कहते थे, बोले बेटा कि कभी किसी ने उनसे क्वेश्चन पूछा था, मैं बैठा हुआ था वहां पे, तो किसी ने क्वेश्चन पूछा गुरुजी से कि भाई आप सोसाइटी को किस तरह से देखते हैं। बोले देखो, सोसाइटी को अगर देखना है तो आपको जेंडर बायस नहीं होना चाहिए। बोले मतलब, बोले सड़क पे एक महिला जा रही हो या पुरुष जा रहा हो, आपको गर्दन मोड़नी ना पड़े। अगर आप गर्दन मोड़ के देख रहे हो तो आपका जेंडर बायस है ही है। उसने क्या पहना है, क्या नहीं पहना, क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे, आपका तो ध्यान भी नहीं जाना चाहिए। तब आप कहोगे कि एक ट्रू सोसाइटी है जिसमें जेंडर बायस ही नहीं है। मैं मेरा पॉइंट समझा पाया? तो हम जब चीजों को देखते हैं तो हमें तो ऑनेस्ट पर्सपेक्टिव ही नहीं पता। अब एक छोटा बच्चा जैसे अपने फादर या फैमिली मेंबर्स को कोई चीज करते हुए देखता है, भविष्य में वो भी वैसी करना शुरू कर देता है। एज इट इज चीजें जनरेशन टू जनरेशन परकोलेट करती रहती हैं। तो ये तो मतलब आई एम फॉर्चुनेट कि हाँ भाई, मेरे गुरुजी ने हर चीज को ध्यान से देखा भी और वैसे उन क्वेश्चंस के आंसर भी करे। तो फॉर दैट वेरी रीजन। अच्छा, अब आगे बढ़ के हम अब लेते हैं भुवनेश्वरी, भुवनेश्वरी। मेरी मदर। अच्छा, उनका नाम भुवनेश्वरी। वो इतनी बार वो हीलिंग रिक्वेस्ट देनी थी, मेरे आज तक कभी समझ में नहीं आया वो क्या बोलती है। त्रिभुवनेश्वरी, आगे त्रि और लगा है। अच्छा, त्रिभुवनेश्वरी। ओके, ओके। अच्छा, अब भ जो है वो श और क्ष हो गया। शु व नेश्वरी। तो अब मैं इसको जो है जब लिखूंगा तो श्री यशक श्री नव नव्यश्री। हाँ ठीक है। आधन व यशक श्री, ये तो ये इसका बीज मंत्र हो गया भुवनेश्वरी का। भुवनेश्वरी बेसिकली 14 डोमेन्स में बॉडी को डिवाइड करती है। 7 लोग शरीर से ऊपर और 7 लोग शरीर के नीचे, मतलब नेवल रीजन से ऊपर के 7 लोग और 7 लोग नेवल रीजन के नीचे के। इन सब की डाइटी भुवनेश्वरी होती है, विच मीन्स कि हमारी बॉडी की जो शेप है, अगर वो डिस्टॉर्ट होती है तो उस सिचुएशन में नव्यक्षणी बीज मंत्र को बोला जाता है। जैसे आप किसी देखते हैं कि कोई जस्ट बॉर्न बेबी है, उसका माथा ही बड़ा बल्जिंग सा होता है, वो एक बीमारी के तौर पर होता है। वो कुछ बच्चे हैं जिनका हेड रीजन का पीछे का हिस्सा जो है वो गोल नहीं होता, वो अजीब सा होता है। तो उसमें वो क्या करते हैं, महिलाएं जो हैं घर की, वो राई एक कपड़े में बहुत सारी बांध के भर के पूरा, और वो राई का उसे तकिया लगाती हैं सो दैट कि उसका हेड रीजन जो है वो डिफॉर्म ना हो। क्योंकि एक दफे बचपन से ही डिफॉर्म हो गया तो वो वैसे ही रहेगा। तो वो बच्चे का सर वो उसके तौर पर रहते हैं। तो ये तो हो गया सर की डिफॉर्मिटी। मतलब सर का जो स्कल का जो मटेरियल होता है, वो उसकी स्ट्रेंथ थोड़ी भी कम ज्यादा होती है तो वो हेड रीजन की डिफॉर्मिटी बन जाती है। और जैसे ही हेड रीजन डिफॉर्म होता है, चेहरे पर भी वो डिफॉर्मिटी आ जाती है। तो उसके लिए जो है ये पार्ट होता है। अब कुछ लोगों के आप गले देखते हैं जो बड़े, या तो बहुत ही पतली गर्दन होती है, जो ऐसा लगता है कि ये सर का ही भी वेट पता नहीं कैसे उठा पा रही है, या इतनी मोटी होती है कि वो जो है वो मतलब ऐसा लगता है जैसे इस व्यक्ति के डबल चिन है या क्या है। मतलब बहुत मोटी सी गर्दन होती है कुछ लोगों की। जैसे पहले वो एक वो फिल्म एक्टर आता था धर्मेंद्र की पिक्चरों में, शेट्टी शेट्टी करके, हम्म। रोहित शेट्टी का जो फादर का, जो एक्चुअल फादर जो था काले से रंग का, शेट्टी आता था एक। उनकी वो चौड़ी गर्दन। उसकी बड़ी मोटी सी गर्दन थी, मतलब बड़ी पिक्यूलियर सी पर्सनालिटी थी उसकी। गंजा काला और गर्दन बहुत ही मोटी सी थी। और बहुत सारे अब फिल्म एक्ट्रेस वगैरह देखते हैं, उनकी गर्दन ही बड़ी पतली सी होती है। तो चीजों को बिल्कुल, मतलब बॉडी का जो डिजाइन है बिल्कुल कहीं भी इम्बैलेंस होगा, उसको ठीक करने के लिए भुवनेश्वरी, नवयक्षरी।
तो 7 नवल से ऊपर 7 नीचे। नेवल से ऊपर 7 लोक होते हैं, जिसको हम तल, वितल, सुतल, तलातल, पाताल ऐसे करके नेवल से नीचे के 7 लोक होते हैं। और हम्म। नेवल रीजन से ऊपर के 7 लोक होते हैं, जिनको भू, भुव, स्व, मह, जन, तप ऐसे करके अलग अलग लोक कहे जाते हैं। तो ओके। ये बेसिकली नेवल रीजन से ऊपर के 7 लोक जो हैं वो बॉडी के 7 बाइफरकेशन हैं। तो जो बॉडी का डिजाइन है उसमें अगर कोई भी एम्बिगिटी होगी तो वो एम्बिगिटी इस बीज मंत्र के प्रयोग से ठीक होती है, नव्यक्षरी। ठीक है जी। सर इसकी एज होती है कि किसी भी एज में कर सकते हैं? देखिए, ये जितने भी महाविद्या के जो बीज मंत्र हैं ये 9 मंथ प्रेगनेंसी के हिसाब से ही होते हैं। पहले तो लोग पेट की शेप देखकर ही आइडेंटिफाई कर लेते थे कि अंदर कोई चीज की गड़बड़ तो नहीं है। तो पहले के जो दाई वगैरह जिनको कहते थे ना, उनका एक हाँ अलग जी। लेवल का एक्सपर्टीज होता था। तो लॉस्ट आर्ट है सर आजकल तो। है। आजकल लॉस्ट आर्ट है, किसी को नहीं हाँ, आता। ट्राइबल्स में आज भी आता है। पर वो सर वही है ना कि लैंग्वेज नॉलेज ट्रांसफर नहीं होती। जैसे ऑस्ट्रेलिया में एक कम्युनिटी है, एबोरिजिनल कम्युनिटी, हम्म। उनमें भी सिमिलर कंसेप्ट्स हैं। प्लांट से ठीक करना, उनको पता है मिट्टी का कौन सा पार्ट लगाना है, क्या करना है। पर उनकी कम्युनिटी में एक एल्डर करके जो बड़े होते हैं, तो वो नॉलेज सिर्फ एल्डर को ही पास होती है, वो हर किसी को अपनी कम्युनिटी में नहीं बताते। हाँ। और अब वो धीरे धीरे वो आर्ट लॉस हो गया, तो वो लोग भी अपने रिसर्च और ये सब करके अपनी वो बुक्स और वो कर रहे हैं। प्लांट सिमिलर हैं, पर उनकी मेडिसिनल वैल्यू प्रॉपर्टी, जैसे हम हवन करते हैं, यहाँ पे स्मोकिंग सेरेमनी होती है। हम्म। तो वो ये यूकलिप्टस बहुत ज्यादा उगता है यहाँ पे। तो उसके कुछ पत्ते और एक दो चीजें और शायद होंगी, तो कोई भी शुभ काम करने से पहले वो लोग वो जलाते हैं। राइट। तो सिमिलर चीजें हैं, पर वही अलग कंट्री, अलग चीजें, तो उसमें मिक्स हो जाता है सब कुछ। हम्म। क्योंकि वो भी उनका जेनेटिक पता है तरुणा, उनका जेनेटिक मेकअप इज द्रविडियन। हाँ, बट नोबडी वुड इन स्पाइट ऑफ दैट कोई बिलीव नहीं करता ना। वो हम्म। अपने आप को अलग रेस मानते हैं, राइट। क्योंकि उनका कल्चर सेम है। कंसेप्ट ऑफ अ विलेज इज रिक्वायर्ड टू ग्रो अ चाइल्ड। कम्युनिटी है, और फैमिली में कोई आता है तो घर में ही रहते हैं। बाकी उसमें होता है, कोई अगर विजिट करने आ रहा है तो वो होटल में रहेंगे, चाहे आपके पेरेंट्स हैं। तो बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। देखिए, ऐसा है ना, ये सारे तो बड़े माइनर से इशू हैं। हाँ जी। हम्म। लॉस साइंस जो है वो तो अब मेरे को समझ में आ गया। सिर्फ व्यक्ति की सोल सीट इन्वोक करते जाइए, कैसी भी लॉस्ट नॉलेज हो वो अपने आप ही आ जाए, आनी शुरू हो जाती है। मुझे भी कैसे पता चला? ऐसा तो है नहीं कि जो है मैं ये सारा ज्ञान लेकर पैदा हुआ था। तो ये तो सिर्फ एक सोल सीट कनेक्शन है। आप उसको सोल, कुछ पर्टिकुलर मंत्र है, उसको जब मैं चैंट करूंगा कैसा भी लॉस्ट नॉलेज हो अपने आप ही सामने आना शुरू हो जाता है। तो तो अपनी सोल से कनेक्शन ही सबसे बड़ा वो है पहले तो। अब आपका बन गया ना। नाउ इट हैज ऑलरेडी बीन इनिशिएटेड, अब वो वाला चीज का दिक्कत नहीं आएगा। अब तो आप जरा सा भी किसी भी चीज को ध्यान से सोचना भी शुरू करेंगे ना, और रिक्वेस्ट करेंगे अपनी सोल सीट को कि मुझे बता दीजिए, तो वो तुरंत पता चल जाएगा, भले ही चाहे आपने कभी लाइफ में इससे पहले पढ़ा ही ना हो। अब आते हैं छिन्न मस्ता। अब छिन्न मस्ता का क्या रोल प्ले है?
हाँ जी, तो मैं क्वेश्चन पूछा था कि छिन्न मस्ता का क्या वो है रोल प्ले। छिन्न भिन्न मीन्स ब्रोकन। अच्छा, आपने छिन्न मस्ता का कोई इमेज भी नहीं देखा कभी? ओके, गूगल कर लीजिए 2 मिनट। कॉन्ट्राडिक्शंस। है जी। गूगल में तो गॉडेस ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन आया सर। नहीं, कॉन्ट्रडिक्ट इमेज हेडलेस। देखिए, इमेज इमेज। हेडलेस। हेडलेस, कटा उसमें हुआ क्या हाथ और है? से। उसमें क्या है? और 3 देवियां हैं। हाँ जी। एक देवी अपना सर काटती है और वो अपने हाथ में पकड़ लेती है, और खून और पिला रही। उसमें से जो 3 रक्त की धाराएं निकल रही हैं, एक उसी गॉडेस के मुंह में जा रही है जिसने अपना सर काटा है। हाँ जी। दूसरी जो 2 हैं, वो 2 धाराएं उन 2 महिलाओं के मुंह में जा रही हैं। तो ऐसे करके वो 3, मतलब जो 3 डाइटी जो हैं, देवियां जो हैं, वो रक्त पी रही हैं। हम्म। ठीक है। अब कितनी वियर्ड सी इमेजिनेशन हो गई। सर रक्त बीज वाली स्टोरी में होती है। नहीं, रक्त बीज वाली स्टोरी नहीं है ये। ये बेसिकली ये बेसिकली ये बता रही है कि पूरी बॉडी के 3 पार्ट हैं, जिसमें ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना की एक डाइटी है। ओके। ईड़ा इज लेफ्ट बॉडी, ओ सॉरी, राइट बॉडी। पिंगला इज लेफ्ट बॉडी और सुषुम्ना इज मिड बॉडी। उसी तरह से ब्रेन के भी 3 पार्ट है, लेफ्ट ब्रेन, राइट ब्रेन एंड मिड ब्रेन। तो द कंट्रोलर ऑफ मिड ब्रेन, लेफ्ट ब्रेन एंड राइट ब्रेन, उस डाइटी का यहाँ पर डिपिक्शन है। इनका दूसरा नाम जो है वो वज्र वैरोचनी है, जिसके बेसिस पे इनका ये बीज मंत्र बनता है, अ च ज अंचज नव्यक्षरी। ब्रज वेरोचनिया। वज्र, इंद्र का वज्र है ना, हाँ जी। तो वज्र मतलब इलेक्ट्रीफाइंग, वज्र हम्म, वैरोचनी है। रोचनिया। मतलब आपको कभी सेकंड्स में भी सोचना नहीं पड़ता ना, इट इज ए इलेक्ट्रीफाइंग थॉट, कि कब आपका लेफ्ट बॉडी, कब आपका राइट बॉडी, कब आपका मिड ब्रेन, कौन सी चीज को काम करना है। बॉडी स्पॉन्टेनियसली डिसाइड करती है ना, बट उस स्पॉन्टेनियस डिसीजन के पीछे कितने सारे एस्पेक्ट्स होते हैं। तो जो छिन्न मस्ता है, बेसिकली वो ब्लड स्ट्रीम में भी कौन सा रक्त जो है लेफ्ट बॉडी को जाएगा, कौन सा राइट बॉडी को जाएगा, और कौन सा मेन स्कल को फीड करेगा, ये डिपिक्शन है। बेसिकली लेमैन डिपिक्शन ये है। बट वो इतना वियर्ड किसी ने बना दिया कि खून पीने वाले लोग थे हमारे देश में, और खून पीते थे, देखो इनकी देवियां भी खून पीती थी, ऐसे करके। सर ये जो क्वेश्चनिंग है आपको आई हम्म। इन रिलेशन टू जो अभी आपने डिस्क्राइब किया, हम्म। आपने किसी ग्रंथ में पढ़ा कि आपको एक क्वेश्चन आया और क्योंकि आप ऑलरेडी यहाँ पे पहुंच चुके हैं तो आपने उसको उस ढंग से डिपिक्ट किया? क्योंकि अब मुझे क्वेश्चन ये आ रहा है कि इमेज तो हम सब देखते हैं, पर ये क्वेश्चन किसी ने पहले क्यों नहीं किया या ये कोरिलेशन क्यों नहीं बना? मैम, बड़ी सिंपल सा इसका आंसर है, पैशन एरिया। मतलब मैं, मतलब मेरी मदर हो या मैं, क्योंकि बचपन से आप इफेक्टिवली मैं महालक्ष्मी की उपासना कर रहा हूँ, उसका तो मुझे पता नहीं है। हमारे घर में दुर्गा सप्तशती का 50 साल का तो इफेक्टिव ट्रेडिशन था ही। मेरे ग्रैंड पेरेंट्स भी इसी तरह से पढ़ते थे। तो वो दुर्गा सप्तशती का जो ट्रेडिशन है उसका पार्ट नहीं, बट मतलब इन अ टीनेजर फॉर्म,
तो वहां पर जब टेक्स्ट वगैरह के जो उसमें पढ़ते थे, उसमें फिजिकल बॉडी के डिपिक्शंस बड़े वियर्ड से थे। तो और जो इमेजेस थी वो डेफिनेटली उनको देखकर जो है कोई पॉजिटिव सी वाइब नहीं आती थी। तो मैं जब बीज मंत्र लिखता जाता था, मतलब मेरे पास 800 पेज के 10-12 रजिस्टर होंगे, सारे ही भरे हुए हैं बीज मंत्र से, लिखते 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 तो 12-14 साल में ठीक ठाक मटेरियल जो है वो उसका बन गया मेरा। तो जब मैं लिखता था तो लिखने पर मेरा इनर वॉइस स्ट्रेंथन होता था। तो जैसे कोई व्यक्ति अपने आप से बात करता है, ऐसे मैं बात करता था कि मतलब जैसे दुर्गा सप्तशती आप खोलोगे तो वो वहां पर काली के जो फोटो होंगे, तो वो बड़े मतलब आपके क्या कहते हैं, विकृत। हाँ मतलब अंदर से कामनेस नहीं जनरेट करते। तो पर इस पे मुझे एक सवाल है। जी 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 प्लीज। आप तो कहते हैं कि वो काली माँ माँ है, उसको इतनी गंदी शेप में कोई कैसे देख सकता है? हम्म। पर क्या विकृत मानसिकता के लोग नहीं है? क्या वो ऐसे नहीं है कि वो औरतों के टुकड़े कर देते हैं, उनको विकृत दिमाग से देखते, राक्षस जिनको कहते हैं? एक्चुअली देखिए मेन बात क्या है ना, आप लोगों को कोई चीज एक अच्छे मतलब पर्सपेक्टिव से नहीं, पर दी नहीं गई। पर मैं और मानो मैं तो ये सोच रही हूं नहीं कि नहीं हो नहीं, सकता है कोई माँ इतनी गुस्से में आ वैसे गई हो किसी राक्षसों के बीच आके। नहीं, वो तो ठीक है, वो आपका इमेजिनेशन इज फाइन, मैं उसको नहीं मना करा। अभी लेटेस्ट मूवी आई है ना इसकी, पुष्पा 2 जो आई है, उसमें वो अल्लू अर्जुन जो है वो उसी महाकाली के ही उसमें जो है वो बनकर ड्रेस। रहा है ना, हम्म। उसकी ड्रेसिंग हम्म। वगैरह उसी तौर पर है। वो हम्म। वो मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं आर्टिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू, मेरा वो डिबेट का पॉइंट नहीं है। मैं ये पूछ रहा हूँ, आप सबसे पहले इस बात को आइडेंटिफाई करिए कि पूरी दुनिया में जितने भी देश हैं उसमें केवल भारत एक ऐसा देश है जिसके लिए हमेशा ये कहा गया कि ये तो कई 400 साल से गुलाम थे और 2000 साल से गुलाम थे, ऑल दैट ऑल नॉनसेंस वाज देयर। बट हमारे यहाँ आज भी 80% लोग प्रिंसिपल रिलीजन के फॉलोअर्स हैं। हम्म। वेरएज दुनिया का कौन सा ऐसा देश है जहां पर कि प्रिंसिपल रिलीजन के 80% फॉलोअर मौजूद हों? नहीं, पर हमारा देश तो टुकड़े टुकड़े हो गया, जो देश अब है तो एक देखिए छोटा वो टुकड़ा वो है। वो टुकड़ा छोटा या बड़ा, वो कल को वापस जुड़ जाएगा, इसलिए कोई उसका बड़ा महत्व नहीं है। कि अगर महत्व सिर्फ जितना इस था बात का है। उसका देखेंगे तो बहुत सारे लोग कन्वर्ट हो चुके। नहीं, आप फिर से अब मेरे हम एट्टी क्वेश्चन, परसेंट नहीं रहे। मैं वही कह रहा हूँ ना, आप आपकी इंफॉर्मेशन ही गलत है, फंडामेंटल्स गलत है ना, इसलिए परेशानी है। क्योंकि जो भारत था 140 करोड़ की, उस मैडम एक फिर वही वाली, मेरे सर 140 करोड़ की आबादी है आज मेरे देश की। आज भी कितने हिंदू हैं इस भारत में? हाँ, एटी सर बट 70-80%। नो मोर देन 80% हिंदू हैं भारत में। हाँ। ये तो हाँ। पॉलिटिशियंस और ये सारे लोग उड़ाते रहते हैं कि बस अभी देखना थोड़े दिनों में ये इस्लाम कन्वर्ट हो जाएंगे, सब ये हो जाएगा वो हो जाएगा। 140 करोड़ पे मैं कह रहा हूँ 80% हिंदू हैं। अगर मैं डीपर प्रोसेस के तौर पर जाऊंगा कि मैं हम्म। श्रीलंका, बांग्लादेश, भूटान, बर्मा, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इन सबकी पॉपुलेशन भी जोड़ दूं, हम्म। सबकी पॉपुलेशन, तो भी 50-60% तो फिर भी कहीं नहीं गए। हाँ। ऐसा ट्रू। थोड़ी है कि हम खत्म हो गए। ना ना ना, और नेवर। और ऊपर से अगर मैं फाइनेंशियल कंट्रोल्स देखूं तो आज भी जो है यूएस, यूके, ऑस्ट्रेलिया, अभी आप ऑस्ट्रेलिया में बैठे हो ना कहीं किसी का कुछ ना कुछ तो कंट्रोल ही कर रहे हो। जब कभी आर्म ट्विस्टिंग की नौबत आएगी तब आप देखना, ये अगले 5 साल वॉर के ही हैं। तो वो 5 साल वॉर के बाद क्या क्या चीजें होंगी वो थोड़ी आप आज प्रेडिक्ट कर सकते हो। बट कौन बचेगा? बचेगा नहीं, सर मैं मेरा हिंदू, हिंदू तो क्वेश्चन 100% बचेगा, हिंदू में कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरा क्वेश्चन उसमें चला गया। दुर्गा सप्तशती आप पढ़ रहे हैं, मैंने भी थोड़ी पढ़ी है, पर माय क्वेश्चन इज जो इस फॉर्म में आप समझा रहे हो, जी ये वाली चीज में आपने अभी बोला सोल क्वेश्चनिंग, सो ये जी आपको उस टाइम पर आई कि कैसे, लाइक अब मेरे कॉन्शियस में आ रहा है कि
पढ़ी तो हम सब नहीं होगी किसी ना किसी स्टेज पे, और नवरात्र में कोशिश होती है कि एक बार ही तो पढ़ ले, पर राइट। कभी उस ढंग से नहीं देखा कि उन मंत्रों को प्रैक्टिस में यूज कर सकते हैं, या उन मंत्रों के पीछे कौन सा मंत्र कहाँ पे काम कर रहा है। अब एक्चुअली है क्या ना, मैंने बोला ना, मेरी तो जितनी भी चीजें हैं कहीं ना कहीं वो मेरे गुरुजी से इन्फ्लुएंस्ड है। ओके। तो और मेरे गुरुजी आयुर्वेद के एक्सपर्ट थे। हाँ जी। तो क्योंकि वो मेरे मेरे गुरुजी आयुर्वेद के एक्सपर्ट थे, तो वो आयुर्वेद की प्रीव्यू से बहुत सारी चीजें मुझे बताते थे। तो ओके। इसलिए इट वाज नॉट वेरी डिफिकल्ट टू कोरिलेट। अब जैसे दुर्गा सप्तशती, मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। आपने हाँ कितनी जी। दुर्गा सप्तशती देखी है? सब मैं तो एक जो भी एक नॉर्मल गीता है प्रेस, जो तुम्हें एक सब पढ़ते मार्केट में मिलती है। एक गीता प्रेस गोरखपुर वाली है ना। हाँ जी। मेरे पास कम से कम 21 दुर्गा सप्तशती है, सारी अलग अलग है। एक तो ऐसी है जो 1000 साल पुरानी है, तो इसलिए उसकी कोई दिक्कत नहीं है वो कंटेंट तो। और कंटेंट की वेरिएशन के बाद ही मैं आज इस क्वेश्चनिंग के लेवल पर आ पाया कि अगर दुर्गा सप्तशती एक स्टैंडर्ड बुक है तो उसके अंदर 700 श्लोक होने चाहिए, बट दुर्गा सप्तशती में 700 श्लोक नहीं है। तो जब मैंने बेसिक बेसिक चीजों पर क्वेश्चन करना शुरू करा तो मुझे गैप पता चलने शुरू हुए। तो मैं ढूंढने लगा कि कहीं कोई और भी दुर्गा सप्तशती है क्या। तो ऐसे करके दुर्गा सप्तशती का एक पार्ट देवी भागवत में लिखा हुआ था। फिर हर पुराण के अंदर छोटा छोटा एक पार्ट दे रखा था। कुछ लोगों ने अलग अलग तरीके की दुर्गा सप्तशती बनाई। तो ऐसे कर करके मेरे पास ही 20-21 दुर्गा सप्तशती होंगी। तो मैं इसलिए कह रहा हूं कि जब मेरे पास कोई चीज आती थी तो मैं उसको ध्यान से देखता था, फिर उसकी टर्मिनोलॉजी को देखता था, फिर उसकी संस्कृत को देखता था। ऐसे करके बहुत सारे एस्पेक्ट से चीजें इकट्ठी होती थी। तो जब हम उस पार्ट को स्टडी करते हैं तब हमें पता चलता है कि अच्छा लार्जर लेवल पर जो है ये हो क्या रहा है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मेरे को ये मन में आया कि भाई ये इतना युद्ध क्यों मच रहा है, क्रिश्चियन मुस्लिम्स वगैरह ये क्यों इतना ज्यादा लड़ाई कुछ होती है। तो मैंने कहा एंड ऑफ द डे इनको यही नहीं पता कि इनका जो भी धर्म ग्रंथ है उसमें कौन से मंत्र हैं, कौन से कुरान के मंत्रों को पढ़ने से किसी की भी बीमारी ठीक हो सकती है, कौन से बाइबल के मंत्र हैं, कौन से गुरु ग्रंथ साहिब के मंत्र हैं, मतलब ये पता ही नहीं है। अदरवाइज एक दफे आप जब मंत्र की डोमेन में जाते हो और आपको पता है कि ये मंत्र ये काम करता है, तो आप कभी डिसरिस्पेक्ट से देख ही नहीं सकते। क्योंकि अगर आपको एक बार पता चल जाए कि ये चीज किस काम में आ रही है तो आप इसको कभी दोबारा जीवन में डिसरिस्पेक्ट से देखोगे ही नहीं। अभी मैंने बोला ना आपके सामने कि भाई ये चीज ये इस बीमारी को रिजॉल्व करती है, इस बीमारी के लिए परफेक्ट केस है। वंस दैट इज क्लियर्ड और आपके सामने मान लो वैसे ही पेशेंट भी आने शुरू हो जाए कि जी हमारा तो ये वाला प्रॉब्लम है, बोले चलो मैं ठीक करती हूँ, क्या दिक्कत है, आई टेक 3 to 4 months टाइम, लेट्स डू इट। कैसे करोगे? आप उसे अपनी पॉइंट्स बता सकते हो कि हाँ ये टेक्स्ट में ऐसे मैंने एक चीज पढ़ी थी, इसके बाद ये वाला पार्ट था। सो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि हमारे क्या यहाँ कर रही हो? एक 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 वो है, मतलब अप्रोच है, उस अप्रोच का मैं बेस की बात कर रहा हूँ। सो वंस यू नहीं सर, मेरे को इवैल्यूएट। क्वेश्चनिंग अभी ये क्वेश्चनिंग पहले कभी नहीं आई थी, पर जैसे आपने बोला कि हम 250 डॉक्टर्स में से हम कुछ लोग जुड़े, तो मुझे नहीं पता क्या पर्पस है जुड़ने का, क्या है। पर मेरे को अभी एक क्वेश्चनिंग सी आई है कि ओके, मैं जब पढ़ रही हूँ तो सिर्फ पढ़ने के माध्यम से नहीं पढ़ रही हूँ, बट टू अंडरस्टैंड एंड फाइंड कि उसका क्या रीजन है। जैसे दुर्गा सप्तशती का एक पार्ट शिव पुराण में भी है। सभी जगह है, मतलब है, मतलब सही कह रहे हैं आप। शिव पुराण में जैसे पूरा वो दुर्गा जो बताते हैं। मुझे नहीं पता कौन सी बुक ऑथेंटिक है कौन सी नहीं है, पर जो जो आती है उसको पढ़ना शुरू करते हैं। वैसे ही गीता के रहस्य में भी कुछ होगा जो हमें नहीं मालूम, पर अब जब ये सब पढ़ रही हूँ तो अब मुझे नहीं पता मुझे कितना रिटेंशन है क्या है, पर इट इज गॉट मी दैट जो आप सोल सीड कनेक्शन बोल रहे हो वो वाली चीज आ रही है, टू अंडरस्टैंड एंड फाइंड आउट व्हाट इज मोर बिहाइंड दिस।
मैम ये तो ऐसा है ना, ये सारे के सारे साइंटिफिक डॉक्यूमेंट्स हैं। मैं तो उस प्रीव्यू से पढ़ रहा हूँ, मेरा कोई पूजा पाठ और इस सब से तो कोई बहुत बड़ा मतलब है नहीं। मुझे लगता है अगर किसी की जान बचानी है, मतलब ऐसा देखो ना, आपकी एक घर के अंदर एक हस्बैंड वाइफ है, दोनों अलग हो रहे हैं, वो माँ बाप हैं, वो माँ बाप के लिए कितना पेनफुल है कि उनके बच्चे का सेपरेशन हो रहा है, फिर फिनेंशियल्स भी उसके इम्पैक्ट होते हैं, फिर बच्चों का भी है। मतलब एक बहुत ही वाहियात सी जिंदगी होती है। और ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि वो महिला जो है वो, उसकी प्रेगनेंसी कंफर्म नहीं हो रही, लेट सपोज। तो अगर वो प्रेगनेंसी हो, वो बच्चे हो, तो वो घर में खुशहाली रहे, सारा का सारा एस्पेक्ट रहे। तो मैं सॉल्यूशन के एस्पेक्ट से देख रहा था। मतलब मेरे सामने भी जैसे चीजें आती हैं, पिक्चर, टीवी सीरियल, प्रॉब्लम्स। अब जैसे गे एलजीबीटी कम्युनिटी का है, तो अब ये कितना बड़ा प्रॉब्लम है। हम जब छोटे थे तो हमारे टाइम पे क्या होता था कि मैं तो कभी भी आऊं कभी भी जाऊं, लेकिन सिस्टर अभी कभी देर रात को और इसमें अकेले घूमने नहीं जा सकती थी। तो हमारे यहाँ 30-40 साल पहले तो ये वाला था। अब लड़की हो या लड़का हो, कोई भी सुरक्षित नहीं है, क्योंकि जो ये जो कम्युनिटी है वो कहीं भी कुछ भी कर रही है। तो मैंने सोचना शुरू करा कि इसका सॉल्यूशन क्या है। तो जैसे ही मैंने देवी भागवत पुराण खोला, उसके पहले 3 पेज पर यही लिखा हुआ था। वो उसी के ऊपर ही, मतलब वो बुद्ध करके कैरेक्टर दिखाया है कि जो 15 दिन के लिए फीमेल है, 15 दिन के लिए मेल है। तो एक न्यूरो सिस्टम का डिसऑर्डर होता है, जिसमें कि मतलब व्यक्ति को यही नहीं पता होता कि आज वो मैस्कुलाइन आइडेंटिटी है या आज वो फेमिनाइन आइडेंटिटी है। तो बीमारियों की कोई लिमिट नहीं है। बट देवी भागवत पुराण का जब आप इनिशियली 5-10 पेज पढ़ेंगे, तब आपको पता चलेगा कि एक राजा के घर में एक लड़का था, जो 15 दिन लड़का रहता था, 15 दिन लड़की रहता था। अब उसकी शादी करें या उसकी शादी करवाएं, ऐसे करके वो स्टोरी शुरू हुई। तो मेरा एकदम से ध्यान गया कि अरे ये तो बड़ा इंपॉर्टेंट सा पार्ट है जो आज के अकाउंट में भी रेलेवेंट है। तो ऐसे करके मैं चीजों के सॉल्यूशन देखता था। अब ये जो है, ये बीज मंत्र जो हम देख रहे हैं, जिसको हमने क्या कहते हैं, छिन्न मस्ता बोला। ये छिन्न मस्ता बीज मंत्र का जो सबसे बड़ा रेलेवेंस है वो क्या है, बताइए। मेडिकल रेफरेंस बताना है उसका। सर राइट और लेफ्ट ब्रेन के जो फंक्शनिंग डिसऑर्डर है। अगर व्यक्ति का लेफ्ट ब्रेन एक्टिव होगा तो वो बहुत ज्यादा मतलब एनालिटिकल थिंकिंग होगा, इमोशनल बिल्कुल नहीं होगा। अगर किसी का राइट ब्रेन थिंकिंग होगा तो एनालिटिकल नहीं होगा, इमोशनल होगा। जब मिड ब्रेन होगा तो अलग चीज होगा। तो तीनों अगर बैलेंस का हो जाए, तो इस बीज मंत्र से तीनों को बैलेंस किया जाता है। तो अब आप बच्चों के सिचुएशन पे लेकर चलिए। कोई बोले कि जी मेरा बच्चा जो है वो मैथ्स और साइंस नहीं पढ़ रहा, जबकि हमारा तो इतना बड़ा साइंटिफिक ही पूरा बिजनेस है। तो हमारे बच्चे अगर साइंस नहीं पढ़ेंगे, आर्ट्स पढ़ेंगे, तो हमारा व्यापार कौन देखेगा? तो इन बीज मंत्रों से उसकी हीलिंग करने पर उसका बेंचमार्क ही चेंज हो जाता है। इट इज नॉट दैट कि मैं बच्चों की राइट टू उनके पैशन एरिया को, वो क्या पढ़ना चाहते हैं, उसको रोकूं। मैं कह रहा हूं कि बच्चों को बैलेंस होना चाहिए ना। और बच्चे छोड़ो, बच्चों के माँ बाप को भी बैलेंस होना चाहिए। तो ये जो बीज मंत्र मैंने लिखा है, ये उनको, उनके ब्रेन को, लेफ्ट ब्रेन को, राइट ब्रेन को, मिड ब्रेन को, सबको बैलेंस करता है ये। एंड व्हेन इट बैलेंसेस ऑल थ्री, जो ब्रेन के क्रोनिक इश्यूज है, जैसे हमारे को क्या पड़ता है, वो लोगों को अटैक पड़ते हैं ना ब्रेन में, क्या कहते हैं उसको, एपिलेप्सी। एपिलेप्सी। एपिलेप्सी में बहुत अच्छा काम करता है ये वाला बीज मंत्र। ब्रेन में अगर किसी चीज की भी डेफिशिएंसी होती है, उसको ये बीज मंत्र बहुत अच्छी तरह वो करता है। सर मान लो एक बच्चे को एपिलेप्सी है, वो तो मंत्र नहीं लिख सकता। मदर तो लिख ही सकती है। हाँ अभी जी। बोला, हाँ कोई भी लिख सकता है उसके। और जैसे आपने बोला कि जब आप मंत्र हीलिंग करते हैं
तो कोई लिखता है तो उसके पिलो के नीचे रखते हैं लिखकर। राइट, सर के ऊपर पिलो के नीचे इज इक्वली फाइन। इक्वली गुड। ओके। हाँ, क्योंकि बच्चे कई क्योंकि बारी वो तो मैं आप लोगों को एक्सपेरिमेंट करवाने के लिए बता रहा था कि देखिए सिर पे रखेंगे तो क्या फर्क पड़ रहा है, आप खुद महसूस करके देखिए। अच्छा अच्छा। वो तो इस वजह से बोला था मैंने। बट अफेक्ट ज्यादा होगा ना। इफेक्ट तो होगा, बट आप हर समय कोई चीज सर पे नहीं रख सकते ना। राइट। लेट सपोज कि बच्चा अनकॉन्शियस है, कोमा में है, तब आप सर पे रख दीजिए। हम्म। तब आप सर पे रख दीजिए, देखिए उसके बाद उसमें इफेक्ट आने शुरू हो जाएंगे। और आप सेम अपनी बात कंप्लीट करिए, 9,000 आप क्या बोल रहे थे आप में। the mother can write 9,000 times. मदर के 9,000 तो हमने बोला भी नहीं, 3,000 बोला था। नहीं नहीं 3,000। बट हम सॉरी कहते हैं कि 3,000. स्टार्ट करने के लिए 9 बार से तो स्टार्ट कर ही सकती है ना। ओके 9,000 या 3,000 वो तो इट इज जस्ट अ नंबर। देखिए ओके. बीज मंत्र जो है, जब हम लिखना शुरू करेंगे ना, हाँ तो जी. थोड़ी दिनों के अंदर जो है हमारा हाथ ज्यादा लिखेगा, हम अपने आप को रोकेंगे कि हमें जो है वो नहीं लिखना। ओके. आप जरा सा भी थोड़ा सा लिखना भी शुरू करेंगे ना, जैसे मान लीजिए आप क्लिनिक में आप बैठे हैं और कोई हाँ पेशेंट जी. नहीं आ रहा, आपने कहा हाँ चलो जी. क्या करें, इतनी देर बैठ के यूट्यूब पे रील देखें, शॉर्ट्स देखें, या फिर श्रीम ही लिख लें। आपने हाँ थोड़ा सा जी. श्रीम लिखना शुरू करा और रैंडमली एक वॉक इन हो गया। तो ये प्रोसेस रोज हो सकता है ना। अगर आप एक भी दिन बैठ रहे हैं और एक भी दिन बैठे बैठे आपने जो है उस चीज को अगर इंश्योर कर दिया, तो वहां पर वो वॉक इन कई गुना बढ़ सकता है ना। हाँ जी. तो दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि अगर कोई चीज रैंडमली सड़क पे चलते हुए आदमी को उधर की तरफ खींच रही है, तो जब उस बच्चे की मदर खुद लिख रही होगी, वो कितना एनर्जीज को चेंज करेगी। ये तो हम किसी रैंडम व्यक्ति की बात नहीं कर रहे ना, हाँ घर में जी. माँ बेटे हैं उन्हीं की बात कर रहे हैं। और बच्चा भी मदर से ही निकला है, तो उसकी इंटेंशन और वो सब कुछ तो क्लियरली पता ही चल जाएगा ना। एनर्जीज हाँ आर जी. मोर कनेक्टेड। हाँ, तो वो तो उसके हिसाब से ही है। इससे मेरा क्वेश्चन हो गया. क्योंकि ये मंत्र बस दोबारा से एक बारी आप लिख के दिखा दीजिए तो फिर मैं यहाँ साथ में लिख लेंगे. कौन सा दिखाऊं? ये ये लिखा तो है, छिन्नमस्ता. अंचज नव्यक्षरी। मैं फिर से लिखता हूँ, एक हाँ सेकेंड। जी. अन च ये हो गया य, ऐसे लिखा जाता है य। अ, आधा च, आधा ज, अंचज नव्यक्षरी। अन च च नवयक्षरी. अंचज नव्यक्षरी। अब देखिए 2 घंटे हमने पूरी क्लास करी, 15-20 मिनट इधर उधर की बात करी होंगी, तो भी अभी एक, दो, तीन, तीन बच गए। हम्म। इसलिए मैंने आपको मतलब क्लास शुरू होने से पहले राइट अप शेयर कर दिया था कि हाँ जी सर. ये जो है ये 9 देवियां इस तरीके से ये हैं। तो अभी तो 9 पर बात करने के तौर पर है, अगर मुझे 27 से बात करनी हो तो मतलब पूरी 15 दिन की वर्कशॉप ही इसी में निकल जाए। बट व्हाट आई हाँ। एम ट्राइंग टू हाईलाइट टू ऑल ऑफ यू इज, ये प्योर साइंटिफिक डॉक्यूमेंट्स है। मैं यप। कोई धर्म परिवर्तन के लिए नहीं आया दुनिया में। मैं कह रहा हूं ये सिस्टम इतना प्रैक्टिकली काम का है। अगर आप किसी भी चीज को छूना शुरू करें, लाइक अ मैजिक, थिंग्स विल चेंज। अब मतलब जो बीमारी का सॉल्यूशन नहीं है, हम तो उसी की बात कर रहे हैं, बस उतना ही हमारा पॉइंट ऑफ व्यू है सारी चीजों में। और वही डेस्परेशन है उससे निकालने का कितना अच्छा सोल्यूशन। हाँ, मतलब किसी ने बहुत सोच समझ के इन सबको बनाया है, मतलब ये कोई रैंडम प्रोसेस नहीं है। मैं चलिए फटाफट 1 मिनट आरती को बोल दूं, सब लोग वेट कर रहे हैं, तो